क्लोज टेस्ट के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं सीजीएल 2024 में पूछे गए जो मॉडरेट टू टफ लेवल क्लोज टेस्ट थे उनका एनालिसिस। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग एक पार्ट कवर कर चुके हैं, ये उसका पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने 6 क्लोज टेस्ट कवर किए थे जो ऑलमोस्ट टफ लेवल के थे। इस वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे जो मॉडरेट टू टफ लेवल वाले क्लोज टेस्ट है उनको कवर किया जाए। विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। अब जो बच्चा ऑलरेडी मुझसे पढ़ रहा है उन्हें ये बात पता है कि मैं क्लोज टेस्ट कैसे बनाता हूँ। जो बच्चे नए आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से मैं बता दूं, क्लोज टेस्ट को हमेशा मेरे हिसाब से 2 बार पढ़ना चाहिए। फर्स्ट टाइम हम जब पढ़ते हैं तो हमेशा हम ये देखते हैं कि सेंटेंस का टोन क्या है, जो पैसेज है उसकी समरी क्या है, किस तरीके से उसका प्रोग्रेशन है, ये सारी चीज़ें हम पकड़ते हैं। दूसरी बार हम जब पढ़ते हैं तो हम आंसर चेक करते हैं। मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम रीडिंग करूंगा तो मैं उसको एज अ ब्लैंक पढ़ूंगा, मैं वहां आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगा। जब हम दूसरी बार क्लोज टेस्ट बनाएंगे तब हम आंसर फिलअप करने के लिए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है। अब जैसा हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके पहले ट्राई कर लेना है, फिर मेरा सोल्यूशन दिखना है। ठीक है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, आपने ट्राई कर लिया है। अब मैं जल्दी से एक बार इसको पढ़ लेता हूँ समरी समझने के लिए। तो क्या लिखा है कि आजादी का अमृत महोत्सव इज एन डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट एंड रिमेंबर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द ब्यूटीफुल हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल, कल्चर एंड अचीवमेंट्स। लिखा है कि आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डैश किया गया है सेलिब्रेट करने के लिए, और 75 साल जो हमारे आज़ादी के हुए हैं उसको याद करने के लिए, और साथ ही साथ में जो हमारा खूबसूरत इतिहास है, लोगों का, कल्चर का, अचीवमेंट्स का, उसको याद करने के लिए। ठीक है। दिस महोत्सव इज डैश टू द पीपल ऑफ इंडिया who have not only been instrumental in bringing India this far in its evolutionary journey। लिखा है कि ये जो महोत्सव है ये डैश किया जा रहा है भारत के लोगों के द्वारा। उनको डैश करने के लिए यहाँ पे जो भी ब्लैंक होता, जिन लोगों ने हमारे भारत को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत अहम किरदार निभाया है। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो जो जिन लोगों ने बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है, विच मीन्स जो लोग बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। भारत 1947 से लेकर 2023 तक जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था, तब से जो जर्नी थी भारत की, उसके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं उनको डैश किया। बट ऑल्सो डैश द पावर एंड पोटेंशियल टू रियलाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने ना ही सिर्फ डैश किया बल्कि एक और ब्लैंक है, पावर और पोटेंशियल जो नरेंद्र मोदी जी अब यूज कर रहे हैं या रियलाइज कर रहे हैं, या जो उन्हें चाहिए था, डैश ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0 फ्यूल्ड बाय द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ठीक है। भारत इंडिया 2.0 को एक्टिवेट करने के लिए या आत्मनिर्भर भारत की सोच लाने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी को जो डैश चाहिए था वो लोगों ने किया। अब यहाँ ब्लैंक में क्या जा रहा है, अभी आपको आधा अधूरा लग रहा होगा पढ़ने में, ब्लैंक हम फिलअप करेंगे तब क्लियर मीनिंग निकलेगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। The formal journey of आजादी का अमृत महोत्सव began on 12th March 2021। जो फॉर्मल जर्नी थी आजादी का अमृत महोत्सव की वो 12 मार्च 2021 से शुरू हुई थी। Beginning a dash to our 75th anniversary of independence and will finish a year later on 15th August 2023। लिखा है 12 मार्च 2021 को ये शुरू हुआ था। उसमें उस दिन 75वें जो हमारी सालगिरह थी आज़ादी की, उससे शुरू हुआ था और ये फिनिश होगा एक साल बाद 15 अगस्त 2023 को। राइट। अब हम यहां से क्या क्या चीजें समझ सकते हैं। सबसे पहला, इसका टोन पॉजिटिव है। राइट। यहां पे कहीं पे भी कोई नेगेटिव टर्म यूज नहीं किया गया, ना ही यहां पे ऐसा कुछ बोला गया है कि आजादी के अमृत महोत्सव की वजह से कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आया या कुछ नकारात्मक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सेंटेंस का टोन पॉजिटिव है। ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये समझ में आए। दूसरा, आप ये भी समझ गए हो कि ये किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल से उठाया गया है। एंड अगेन आई विल कम टू माय पॉइंट, आपको अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट करना है तो आपकी जो रीडिंग स्किल है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। प्रिफरेबली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। राइट। तो आप देख रहे होगे लैंग्वेज भी इसका जो है वो ऐसा लग रहा है कि कोई फैक्ट बताया जा रहा है, जैसा नॉर्मली न्यूज़पेपर्स में होता है। ठीक है। चलो अब हम फिलअप करेंगे एक एक करके, हम सारे ब्लैंक्स पे आएंगे, क्या ऑप्शन हुआ क्या नहीं हुआ मैं वो सब कुछ बताऊंगा। ठीक है। आराम से इत्मीनान से अपने अपने आंसर मैच करते जाइएगा। जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, आपका जो भी कंफ्यूजन होगा मैं कोशिश करूंगा वहां पे क्लियर कर देने का। अब क्या लिखा हुआ है कि आजादी का अमृत महोत्सव इज एन डैश। अच्छा, ये एन देख के क्या पता चल रहा है हमें ये एन देख के तो यही अंदाजा लग रहा है कि आगे जो भी ब्लैंक में हम जो भी फिलअप करने वाले हैं वो किसी ना किसी वावेल के साउंड से शुरू होना चाहिए। राइट। एन देख के तो यही पता लग रहा है।
अब ऑप्शन चेक कर लो, एसोसिएट ए से स्टार्ट है, इनिशिएटिव आई से स्टार्ट है, ऑकल्ट ओ से स्टार्ट है, ऑब्लिगेशन ओ से स्टार्ट है। अच्छा, ये चारों के चारों ऑप्शन वावल साउंड से स्टार्ट है। अब देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूं मॉडरेट टू टफ लेवल है। क्यों? क्योंकि अगर ये आसान क्वेश्चन करना होता है ऐसे जैसे नॉर्मली प्री में पहले क्वेश्चन पूछा करते थे या जैसे और भी एग्जाम्स में आया है, तो कोई एक ऑप्शन या मैक्स टू मैक्स दो ऑप्शन देता है जिसमें वावल से स्टार्ट है। इसमें चारों के चारों वावल से स्टार्ट है। इसका मतलब आप उस तरीके से तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, आपको मीनिंग समझना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है कि आजादी का अमृत महोत्सव इज एन डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आजादी का एक अमृत महोत्सव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डैश था सेलिब्रेट करने के लिए 75वीं सालगिरह आजादी की। अब ये क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एसोसिएट था। एसोसिएट का मतलब होता है जो आपके किसी काम में मदद करे। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये मेरा एसोसिएट है, इसका मतलब वो मुझे हेल्प करने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एसोसिएट था, आजादी का अमृत महोत्सव उनकी मदद के लिए था? नहीं, एक इनिशिएटिव था। ये हो सकता है कि आजादी का अमृत महोत्सव जो है ये भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक मुहिम थी, एक इनिशिएटिव था, ताकि 75वीं सालगिरह मनाई जा सके हमारी आजादी की। ये तो ठीक लग रहा है। अगला वर्ड है ऑकल्ट। ऑकल्ट का हिंदी मतलब क्या होता है? जादू टोना। जिन्हें नहीं पता लिख लीजिएगा। ऑकल्ट का मतलब होता है नकारात्मक शक्तियां या जादू टोना। तो मैं कह रहा हूं आजादी का अमृत महोत्सव एक जादू टोना है भारत सरकार का। कोई सेंस नहीं है और बहुत ही एब्रप्ट मीनिंग जा रहा है इसका। आगे बढ़ेंगे। एक ऑब्लिगेशन है भारत सरकार का। ऑब्लिगेशन का हिंदी मतलब क्या होता है? बाध्यता। हिंदी मतलब क्या होता है? बाध्यता। जब कोई चीज आपके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाती है, इसका मतलब वो आपको कंपेल करती है, वो आपको बाध्य करती है कोई काम करने के लिए। अब सोचो, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए क्या हमें बाध्य किया गया था? क्या ऐसा बोला गया था कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाओ वरना फांसी दे देंगे तुम्हें? नहीं, ऐसा नहीं था। इसका मतलब ऑब्लिगेशन तो नहीं हो सकता। एक ही वर्ड सबसे सटीक लग रहा है, इनिशिएटिव। दूसरा, अभी मैंने बोला था कि अगर आप टोन पकड़ोगे तो बहुत हेल्प होगी, और ये मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप टोन पकड़ोगे तो हमेशा हेल्प होगी। अब देखो, यहां चूंकि पॉजिटिव बात की गई थी तो ऑकल्ट तो नेगेटिव मीनिंग है, तो ये तो हो नहीं सकता था। ऑब्लिगेशन नेगेटिव मीनिंग है, ये तो हो नहीं सकता था। तो दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट लेते। अब होता कि एसोसिएट है या इनिशिएटिव है, तो भाई ये कोई इंसान तो है नहीं जो एसोसिएट होगा, तो ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है, इनिशिएटिव। आप इस तरीके से भी सोच सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब क्या लिखा हुआ था? 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द ब्यूटीफुल हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल, कल्चर और अचीवमेंट। इनको मनाने के लिए, लोगों को, कल्चर को, अचीवमेंट्स को मनाने के लिए हमने आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया। दिस महोत्सव इज डैश टू बी द टू द पीपल ऑफ इंडिया हु हैव, ध्यान दीजिएगा, नॉट ओनली बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग इंडिया दिस फार। यहीं तक पढ़ते हैं, मीनिंग समझते हैं। यह महोत्सव डैश किया गया था उन भारत के लोगों के लिए जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत को इतनी दूर लाने में। सो भारत को इतनी दूर लाने में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं, वो आजादी के बाद हमारे बड़े लीडर्स हो सकते हैं, कोई सोशल वर्कर हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, है ना, कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं। सब लोगों को सम्मानित किया गया आजादी का अमृत महोत्सव में। इसका मतलब ये है, ये महोत्सव उन लोगों के लिए डैश था जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्या था ये? दिस महोत्सव इज विथहोल्ड। विथहोल्ड का मतलब होता है जो चीज आपको आगे बढ़ने से रोके, जो चीज आपको बाध्य करे। अगेन, ये नेगेटिव मीनिंग है, जबकि हमें लाइन पढ़ के अच्छे से समझ में आ रहा है कि कोई पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए था। अगर आप आजादी का अमृत महोत्सव किसी के लिए मना रहे हो तो आप तो उन्हें सम्मानित ही करोगे ना, आप उन्हें बाध्य थोड़ी करोगे। इसका मतलब विथहोल्ड तो नहीं होगा। रिफ्यूज्ड, अगेन नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव मीनिंग है कि आजादी का अमृत महोत्सव ने बोला कि नहीं भैया, हम भगत सिंह को क्रेडिट नहीं देंगे, या हम महात्मा गांधी को क्रेडिट नहीं देंगे, या हम सुभाष चंद्र बोस नेताजी को क्रेडिट नहीं देंगे। ऐसी तो कोई बात नहीं थी, ये तो बाकायदा उनके सम्मान के लिए था, तो रिफ्यूज तो नहीं हो सकता। अगला वर्ड है डेडिकेटेड। ठीक है, दिस महोत्सव इज डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया। बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। और अगर आप थोड़ा बहुत भी रीडिंग करते हो, थोड़ी बहुत भी इंग्लिश सुनते हो, सीखते हो, तो आपको ये बात पता होगा कि जब भी हम कुछ बड़ा करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं और किसी के याद में करते हैं, तो वहां पे आमतौर पर डेडिकेटेड वर्ड लगता है। जैसे जब कोई मेडल जीतता है, कोई प्राइज जीतता है, रिवॉर्ड जीतता है, अवार्ड जीतता है, तो वो कहता है दिस इज डेडिकेटेड टू XYZ। डेडिकेटेड मतलब मैं उनके लिए, उनको ये, उनके सम्मान में ये रखता हूं। सो यहां पे डेडिकेटेड वर्ड सबसे सही लग रहा है। अच्छा, अगला वर्ड है एलियनेटेड। एलियनेट का मतलब होता है अपने आप से दूर कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वन वर्ड में एसएससी ने बहुत बार पूछा है, मार्क कर लेना, कॉपी पे नोट बना लेना। एलियनेटेड क्या होता है? एलियनेट का मतलब होता है टू टर्न फ्रेंड्स इनटू एनिमीज। किसी दोस्त को दुश्मन में बदल देना, या आसान भाषा में बोलूं, किसी को अपने आप से दूर कर देना, किसी से रिश्ते खराब कर लेना, उसको एलियनेट कहा जाता है। ठीक है, इस वर्ड को याद करना बहुत आसान है। आपको, आप कहीं से जा रहे थे, कोई मिल गया कि जादू की तरह आपको एक एलियन दिख गया। अब जैसे आपने उस एलियन को देखा, आपकी हालत खराब हो गई, पसीने छूट गए, क्योंकि वो देखने में बड़ा अजीब सा था। तो आपने क्या किया? आपने उसको खुद से दूर कर लिया कि मेरे नजदीक मत आना,
सो एलियन से एलिनेटेड वर्ड याद रखना, एलिनेटेड का मतलब होता है किसी को अपने से दूर कर देना। अब ये टर्म क्या हम लोग यहां पे फिट बैठाएंगे? एक तो ये नेगेटिव वर्ड है, दूसरा हम महोत्सव में क्या कह रहे थे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, फिर तो एक ही बचता है डेडिकेटेड। क्लियर है क्या? आगे बढ़ेंगे यहां से। लिखा है कि उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हु हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल in bringing India this far in its evolutionary journey, but also dash the power and potential to realize। कह रहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव, अब तो मैं यहां बिठा सकता हूं ना, तो मैं यहां डेडिकेटेड लिख देता हूं ताकि आप पूरा पैसेज कंप्लीट हो, आपको मीनिंग में समझा पाऊं। तो क्या लिखा हुआ है कि ये जो महोत्सव है ये डेडिकेटेड था या डेडिकेट किया गया उन लोगों के लिए भारत के जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत को यहां तक लाने में। ना ही सिर्फ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि उन्होंने वो पावर और पोटेंशियल भी डैश किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। उन्होंने मतलब किन्होंने पावर और पोटेंशियल यहां पे रियलाइज करवाया प्राइम मिनिस्टर को, या उनको वो प्रदान किया? किन्होंने किया? यहां पे किसका जिक्र किया जा रहा है? देखो यहां पे ध्यान से मेरी बात सुना है, थोड़ा सा ग्रामर है, ठीक है, बहुत बारीक है, बहुत आराम से मेरी बात को समझना। क्या लिखा हुआ था कि हु हैव नॉट ओनली। अब मैं क्या ये बोलूं, अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन को कॉन्सेप्ट पढ़ा है प्रोनाउन में, अगर मैं ये बोलूं कि आगे जो भी है वो इस हु के लिए आ रहा है, उसका एंटीसीडेंट ये, सॉरी उसका सब्जेक्ट ये हु है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग लेकर आए थे भारत को इतनी दूर तक, जो मतलब कौन लोग, ये हु का एंटीसीडेंट कौन है? ये हु का एंटीसीडेंट है पीपल ऑफ इंडिया। ये पूरा का पूरा एडजेक्टिवल क्लॉज है जहां पे आप किसी के बारे में बता रहे हो या किसी की तारीफ कर रहे हो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ था कि ये महोत्सव उन लोगों को डेडिकेटेड था जो लोग, फिर से बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, उन लोगों को डेडिकेटेड था जो लोग बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे भारत को यहां तक लाने में। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? उन लोगों की, मतलब हमारा सब्जेक्ट अभी भी क्या चल रहा है? पीपल चल रहा है। आगे, ना ही सिर्फ वो भारत को यहां तक लेकर आए थे बल्कि उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको ये पावर भी डैश किया था। किन्होंने? पीपल ने। इसका मतलब ये बट ऑल्सो के बाद जो भी वर्ब हम यहां पे डालने वाले हैं, मैं क्यों बोल रहा हूं वर्ब डालने वाले हैं? क्योंकि नॉट ओनली के बाद भी वर्ब था, ठीक है। हालांकि ये नॉट ओनली का पोजीशन गलत है, इसको हैव के पहले होना चाहिए था, ग्रामेटिकल एरर है, पर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि नॉट ओनली के साथ भी वर्ब है तो बट ऑल्सो के साथ भी वर्ब आएगा। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑब्टेन्स, पोजेस, कंक्लूड्स, क्लैरिफाइज, चारों वर्ब है। इसका मतलब यहां पे तो डेफिनेटली वर्ब आने वाला है। अच्छा, ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन है? हु का एंटीसीडेंट कौन है? पीपल। मतलब अभी भी हम किसकी बात कर रहे हैं? लोगों की बात कर रहे हैं। अब जो मैं बोल रहा हूं सुनना बहुत ध्यान से, अभी समझ में आएगा मैं क्यों तब से 2 मिनट से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पीपल सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल? 110% प्लूरल। जो वर्ब आएगा इसके लिए सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? 110% प्लूरल होगा। विच मीन्स यहां पे हम जो भी वर्ब फिलअप करने वाले हैं वो प्लूरल होना चाहिए अपने नेचर से, वो प्लूरल होना चाहिए अपने नेचर से। ध्यान से सुनना, ऑब्टेन्स वर्ब का 5वां फॉर्म है, सिंगुलर होता है। पोजेस वर्ब का पहला फॉर्म है, प्लूरल होता है। कंक्लूड्स वर्ब का 5वां फॉर्म है, सिंगुलर होता है। क्लैरिफाइज वर्ब का 5वां फॉर्म है, सिंगुलर होता है। कट गया, कट गया, कट गया। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। बोलो समझे कि नहीं समझे? मजा आया कि नहीं आया? अगर ध्यान से सुन रहे थे तो कनेक्ट कर पाए होंगे, नहीं कनेक्ट कर पाए तो कमेंट में बोलना, मैं फिर से बता दूंगा कमेंट में, ठीक है, कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। होपफुली समझ में आ गया। आगे बढ़ूंगा मैं यहां से। थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट, मैं बार बार कहता हूं, थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट पेपर में होना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे मतलब रटंतु विद्या वाला चीज एग्जाम में तो काम नहीं आता, थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्टनेस चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लिखा है द पावर एंड पोटेंशियल ऑफ रियलाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज डैश। अच्छा, यहां नरेंद्र मोदीज लिखा हुआ है, राइट, अपोस्ट्रोफी एस है। तो मान लो मैं कहता हूं राम का घर, जगह की कमी है तो छोटा छोटा लिख रहा हूं, पढ़ लेना। मैं कह रहा हूं राम का घर, तो राम्स हाउस बोलते हैं। अपोस्ट्रोफी एस जैसा लगा? एक बात तो समझ आ गई कि इसके बाद जो भी वर्ड आएगा वो एक नाउन होगा जिसके ऊपर हम अधिकार दिखाना चाह रहे हैं। अगर हम यहां नरेंद्र मोदीज बोल रहे हैं तो यहां पे डेफिनेटली कोई ना कोई नाउन आना चाहिए, राइट। ऑप्शन पे नरेंद्र मोदीज विजन, विजन मतलब होता है सपना, जो आप एक सपना भी नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, ड्रीम से थोड़ा ज्यादा, आपको पता है जो हो जाएगा वो आपका विजन है, किसी चीज को लेके आपकी सोच है, ठीक है। नरेंद्र मोदीज कंट्रोल नाउन है, नरेंद्र मोदीज डिजाइन नाउन है, नरेंद्र मोदीज ग्राफिक्स नाउन है। देखो 4 ऑप्शन नाउन है। फिर से वही बात है, अगर ये सिंपल क्वेश्चन करना होता तो 3 वर्ब देता, 1 नाउन देता, हम तुरंत आंसर कर लेते, पर बढ़िया सवाल है, ठीक है। मैं बस ये आपको रूल बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि कहां कहां पे स्ट्रीट स्मार्टनेस लग सकता है, राइट। जैसे यहां पे लग सकता था, अगर ऑप्शन में कहीं पे प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये दिया तो हम फटाक से काटते उसको। समझ रहे हो ना बात को? अब देखो, अब नाउन है तो उसका मतलब मीनिंग से बनाना पड़ेगा, चारों के चारों नाउन है, कोई बात नहीं, मीनिंग से बना लेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी का जो
भारत 2.0, इंडिया 2.0 और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना था वो डैश हुआ। वो क्या था? नरेंद्र मोदी विजन, उनका सोच, उनकी सोच, उनका सपना। नरेंद्र मोदी कंट्रोल, मोदी जी का जो कंट्रोल था आत्मनिर्भर भारत का या इंडिया 2.0 का, नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोल था, कोई सेंस नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का जो डिजाइन था इंडिया 2.0, ये डिजाइन नहीं था। नरेंद्र मोदी जी का ग्राफिक्स था, ये तो इररिलेवेंट बात है, ग्राफिक्स तो हो ही नहीं सकता। एक ही चीज यहां फिट बैठ रहा है कि उनका जो विजन था इंडिया 2.0 को लेके या जो आत्मनिर्भर भारत को लेके, उसको फ्यूल किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द फॉर्मल जर्नी ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव बिगेन ऑन 12 मार्च 2021। जो फॉर्मल जर्नी थी वो कब से शुरू हुई? वो 12 मार्च 2021 से शुरू हुई। बिगिनिंग अ डैश, और वहां से शुरुआत हुई एक डैश की, बिगिनिंग अ डैश डॉट 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। वहां से शुरुआत हुई 75वीं सालगिरह मनाने की। वहां से शुरुआत हुई बिगिनिंग अ डैश, बिगिनिंग अ कस्टम, वहां से रिवाज की शुरुआत हुई 75वीं एनिवर्सरी। कस्टम का मतलब क्या होता है? जो किसी सोसाइटी के नियम कानून होते हैं उनको कस्टम कहा जाता है, जो हर बार फॉलो होंगे। क्या हर बार हम 75वीं सालगिरह मनाएंगे? नहीं ना, कस्टम तो नहीं हो सकता। अलोकेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कुछ आवंटन करना, कुछ प्रदान करना। तो कह रहे हैं 12 मार्च 2021 से आजादी के 75वीं सालगिरह का आवंटन किया गया, उसको अलोकेट किया गया। अलोकेट मतलब किसी को उधार दे रहे हो क्या? नहीं ना। उसका ब्रेकडाउन शुरू हुआ, ब्रेकडाउन मतलब होता है टूटना, तो आजादी टूटना शुरू हुआ, कोई सेंस नहीं है। उसका काउंटडाउन शुरू हुआ, ये हो सकता है। काउंटडाउन कहां बोलते हैं? जहां पे समय किसी चीज का शुरू हो, जैसे कहते हैं ना काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है वर्ल्ड कप का, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है न्यू ईयर का। काउंटडाउन मतलब अभी से समय काउंट होना स्टार्ट हो गया है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, यहां समय की बात भी की गई थी, 12 मार्च 2021, 15 अगस्त 2023, तो काउंटडाउन शुरू हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया, बढ़िया था। मैं टफ तो नहीं बोलूंगा, पर मॉडरेट से थोड़ा ऊपर था। ठीक है, कितने करेक्ट हुए ये आपको बताना भी है, राइट? कहां बताओगे? कमेंट सेक्शन में। चलो आएंगे अगले पैसेज पे, फिर से आप यहां पे पॉज करेंगे, अपना आंसर ट्राई करेंगे, फिर मेरा आंसर लिखेंगे। चलो, मैं उम्मीद करता हूं आपने ट्राई कर लिया। लिखा है कि अपीयरेंसेस मे नॉट रिवील द मैन। लिखा है अपीयरेंसेस। अपीयरेंस क्या होता है? आप जैसे दिखते हो, जैसा आपका आउटलुक है, वो अपीयरेंस कहलाता है। तो क्या लिखा है कि अपीयरेंसेस ना एक व्यक्ति को रिवील नहीं करते। रिवील का मतलब होता है दुनिया के सामने लेके आना, कोई राज खोलने को रिवील कहते हैं। तो लिखा है जो चेहरा है ना किसी इंसान का, जिस किस्म से वो दिख रहा है, वो कभी एक इंसान को रिवील नहीं करता। मतलब ये कह रहा है, जो एक कहावत है इंग्लिश में, लुक्स आर डिसेप्टिव, व्हिच मींस आप चेहरा देख के किसी व्यक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो लिखा हुआ है कि अपीयरेंसेस मे नॉट रिवील द मैन, सो you shouldn't make dash about a man's character based on how he dash। लिखा है इसलिए आपको कभी भी किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में डैश नहीं करना चाहिए इस बेसिस पे कि वो कैसा डैश कर रहा है। पीपल स्माइल एंड स्माइल, लोग मुस्कुराते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, येट प्रूव टू बी डैश। लोग मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, फिर भी पता चलता है कि वो डैश है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, पीपल विथ रफ एक्सटीरियर्स, ऐसे लोग जो बहुत रफ एंड टफ दिखते हैं, या ऐसे लोग जो बहुत गुड लुकिंग नहीं है, जिनके फिजिकल फीचर्स उतने अच्छे नहीं है, प्रूव टू बी डैश, प्रूव टू बी द डैश, वो लोग ऐसा साबित हो सकते हैं कि वो डैश हो। एंड मोस्ट कंसिडरेट पीपल, कंसिडरेट का मतलब होता है काइंड, लिख लेना कंसिडरेट, वन वर्ड में पूछा हुआ है शशि ने, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कंसिडरेट का मतलब होता है काइंड, दयालु, मतलब होता है कि जिसमें आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चीजों को कंसिडर करते हैं, उसको कंसिडरेट कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पर, अगर मान लो कि आपने बोला कि सर मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया, आपने बोला सर मैं कल होमवर्क नहीं कर पाया, मेरी माताजी की तबीयत खराब थी, ठीक है। मैंने बोला नहीं, क्लास के बाहर चले जाओ, एकदम बेवकूफ इंसान हो तुम बहाने मार रहे हो, क्या होता अगर माँ की सेवा के लिए कोई और चला जाता, तो मैं इनकंसिडरेट हूं, राइट। अगर मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, हो जाता है, अगर प्रॉब्लम है घर में तो 1-2 दिन की छुट्टी ले लो, आराम से पहले माँ की देखभाल कर लो, फिर आना क्लास, मैं कंसिडरेट हूं। अंतर समझ में आ गया दोनों में? सो कंसिडरेट का मतलब होता है काइंड हार्टेड, राइट। सो लिखा हुआ है कि आर मोस्ट कंसिडरेट पीपल ऑन अर्थ, वो सबसे दयालु हो सकते हैं। दे आर द पीपल हु आर ब्यूटीफुल फ्रॉम डैश, वो वही ऐसे लोग होते हैं जो डैश से ब्यूटीफुल होते हैं, राइट। छोटा पैसेज है। अब देखो ये ना मॉडरेट के लेवल में, क्योंकि जितना छोटा पैसेज होगा, मैं बार बार कहता हूं, उतना मुश्किल उसमें फिलअप करना। लंबी कहानी दे दो, फिलअप करना आसान है, क्योंकि आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये पैसेज क्या बोल रहा है, किधर जा रहा है। अगर 4 ही लाइन में 5 ब्लैंक दे दिया, इसका मतलब यह है कि आपको पूरा पूरा सेंटेंस समझ नहीं आएगा, हो सकता है एक ही लाइन में 2-2 ब्लैंक हो, तो वहां पे थोड़ा सा समझ के भरना पड़ता है,
ठीक है, कुछ एक कंजंक्शंस मदद करेंगे, कुछ एक एडवर्ब मदद करेगा बीच का, कैसे होगा वो भी मैं सिखाऊंगा इस पैसेज में, ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना। क्या लिखा हुआ था कि अपीयरेंसेस मे नॉट रिवील द मैन। अच्छा, मैं टोन की भी अगर बात करूं तो ये टोन मिक्स टोन है, कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ इंक्लाइंड है ज्यादा। तो क्या लिखा हुआ है कि अपीयरेंसेस मे नॉट रिवील द मैन, लुक्स देख के आप किसी इंसान का अंदाजा नहीं लगा सकते। सो यू शुडंट मेक डैश। अच्छा, पहले लाइन से दूसरे लाइन को अगर हम कनेक्ट करें तो यहां पे क्या लिखा हुआ था कि चेहरा देख के आप किसी व्यक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकते, तो आपको उस किसी व्यक्ति के बारे में डैश नहीं करना, माफ कीजिएगा, डैश नहीं करना चाहिए। शो यू शुडंट मेक डैश, सो यू शुडंट मेक असेंड अबाउट अ मैन्स कैरेक्टर, आपको किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। एसेंड का मतलब होता है चढ़ाई, कोई सेंस है? आपको किसी व्यक्ति के बारे में डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए, मतलब डेफिशिएंट नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले तो डेफिशिएंट एडजेक्टिव है, ये तो ऐसे ही कट गया। अगर यहां पे डेफिशिएंसी होता तो हम एक मिनट के लिए आंसर सोच भी लेते, क्योंकि मेक यहां का वर्ब है, इसके बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा जो कि नाउन होता है, ठीक है। सो यहां पे डेफिशिएंट तो ऐसा ही नहीं होगा, राइट। बट फिर भी डेफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज, एक व्यक्ति जो किसी चीज की कमी से ग्रसित है, उसको डेफिशिएंट कहते हैं। तो आपको किसी व्यक्ति के चरित्र के कमी के बारे में नहीं डैश करना चाहिए, कोई सेंस नहीं है इसका, मैं भी क्या बोल रहा हूं। एजम्पशंस, आपको किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। जरा पहले वाले लाइन से कनेक्ट करो तो क्या लिखा हुआ था, चेहरा देख के किसी इंसान के बारे में पता नहीं लगता। दूसरे में मैं फिट कर रहा हूं कि इसलिए आपको किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बैठ रहा है यार, एजम्पशंस तो हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। डेरिवेशंस मतलब होता है उत्पत्ति, डेरिवेशंस मतलब ओरिजिन ऑफ समथिंग, राइट। हम लोग जैसे याद है 11th 12th में मैथ्स में डिराइव करते थे फॉर्मूलाज, या फिजिक्स में डिराइव करते थे फॉर्मूलाज, थ्योरम्स। तो डिराइव का मतलब होता है उत्पत्ति निकालना। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इसीलिए आपको किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में उत्पत्ति नहीं निकालना चाहिए, कोई सेंस नहीं। सबसे सटीक तो यही बैठा कि अंदाजा नहीं लगाना चाहिए उसके चरित्र के बारे में। किसके ऊपर बेस्ड ऑन हाउ ही डैश, बेस्ड ऑन हाउ ही एडमिट्स। एडमिट्स का मतलब होता है गलती मानना, इस बेसिस पे कि वो गलती कितना मानता है, कोई सेंस नहीं है। क्या बोला गया, पहले लाइन से फिर से पढ़ रहा हूं कि चेहरा देख के इंसान का अंदाजा मत लगाओ, आपको उसके चरित्र के बारे में अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। इस बेसिस पे कि वो कैसा एडमिट करता है, नहीं, इस बेसिस पे कि वो कैसा ग्लिटर करता है। ग्लिटर मतलब होता है चमकना। अब आप व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो चमकेगा कैसे, रंग थोड़ी है वो। ऑन द बेसिस ऑफ हाउ ही लुक्स, कह रहा है कि पहले मैं बोला कि अपीयरेंसेस जो है वो एक इंसान के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं करते, ज्यादा कुछ नहीं बताते, इसीलिए आपको अजम्पशन नहीं बनाना चाहिए एक व्यक्ति के चरित्र पे इस बेसिस पे कि वो कैसा दिखता है। हाँ, ये तो ठीक है। अच्छा, अगला है शोज। शोज मतलब होता है दिखाना, कि वो कैसा दिखाता है, इस बेसिस पे अजम्पशन नहीं बनाना चाहिए। सटीक है, कैसा दिखता है इस बेसिस पे अजम्पशंस नहीं बनाना चाहिए। पीपल स्माइल एंड स्माइल, लोग मुस्कुराते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, येट प्रूव टू बी डैश, ठीक है। चलो, येट यहां पे यूज किया गया है। जब भी क्लोज टेस्ट मैं करता हूं, लास्ट वाले पार्ट में आपको याद होगा कि मैंने 2-4 एडवर्ब प्रीपोजिशन का आपको मीनिंग बताया था जो हमेशा आपको परेशान करते हैं, उसी में मैं ऐड कर रहा हूं। येट बहुत बार क्लोज टेस्ट में यूज होगा, और ये जब यूज होगा समझ जाना लॉटरी निकल गई, क्योंकि आंसर मिल जाएगा आपको। क्यों? येट का मतलब होता है फिर भी। ये यूज कहां पे किया जाता है, जगह की कमी है तो मैं थोड़ा क्लीन कर रहा हूं। ये यूज कहां पे किया जाता है? ये यूज किया जाता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस, व्हिच मींस बहुत बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग हेवीली, येट एवरीवन केम, फिर भी सब लोग आए। आई डिडंट प्रिपेयर वेल फॉर माई एग्जाम्स, मैंने अच्छी तैयारी नहीं की एग्जाम के लिए, येट आई पास विद डिस्टिंक्शन, मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया। तो बहुत बारिश हो रही थी, नेगेटिव बात है, फिर भी सब लोग आए, पॉजिटिव बात है, राइट। मैंने अच्छी तैयारी नहीं की थी, नेगेटिव बात है, मैं फिर भी पास हो गया, पॉजिटिव बात है। किससे जोड़ रहे हैं हम? येट से जोड़ रहे हैं। तो येट का मतलब होता है दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को जो कनेक्ट करता है, बट वाले लाइन में, ठीक है। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ था कि लोग मुस्कुराते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, पॉजिटिव बात है। येट फिर भी बाद में यह पता चलता है या यह साबित होता है कि वो डैश है, इसका मतलब यहां पे कोई नेगेटिव वर्ड होना चाहिए, तभी तो यहां पे येट का यूज किया गया। आ जाओ, लिखा येट प्रूव टू बी एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म। जिस वर्ड का मतलब नहीं पता लिखते जाना कॉपी पे, ठीक है। बैठ के ऐसे सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह ना हाथ जोड़ के मत बैठे रहना स्क्रीन के सामने, कॉपी और पेन लेके बैठो, बाकायदा चीजों को नोट करो, पढ़ते रहो, नोट्स बनाओ, ठीक है। उसी तरीके से इंप्रूवमेंट आएगा। तो क्या लिखा हुआ है कि पीपल स्माइल एंड स्माइल, लोग मुस्कुराते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, फिर भी ये प्रूव होता है कि वो बहुत फुल ऑफ एनर्जी है, नहीं,
फिर भी ये प्रूव होता है कि वो स्पार्कल कर रहे हैं, वो चमक रहे हैं। नहीं, ये भी तो पॉजिटिव हो जाएगा, मेरे को नेगेटिव वर्ड चाहिए। फिर भी ये प्रूव होता है कि वो बहुत खुश हैं, बहुत जॉयफुल है। जॉयफुल मतलब होता है फुल ऑफ जॉय, विच मींस खुशी से भरा हुआ। फिर भी पता चलता है कि वो बहुत ग्रम्पी है। ग्रम्पी का मतलब होता है एजिटेटेड, इरिटेटेड। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत चिड़चिड़ा है उसको बोलते हैं ग्रम्पी। तो क्या लिखा हुआ है, लोग मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, फिर भी बाद में पता चलता है या बाद में साबित होता है कि एक्चुअली वो बहुत इरिटेटेड थे उस वक्त पे। ऐसा होता है, हम सबके साथ होता है कि आपको फॉर्मेलिटी के लिए कहीं मुस्कुराना पड़ रहा है, पर अंदर से आप बड़े चिड़चिड़े हैं, अंदर बिल्कुल तूफान आया है, बाहर आप अपने आप को शांत दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे वही बोला गया है कि आप चेहरा देख के अंदाजा मत लगाओ, लोग मुस्कुराते रहते हैं जबकि अंदर से वो बड़े नाराज रहते हैं, बहुत ग्रम्पी रहते हैं। ठीक है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव का कितना फायदा हुआ। 3 ऑप्शन पॉजिटिव थे, 1 ऑप्शन नेगेटिव था, तुरंत आंसर आ गया। आगे बढ़ेंगे। ऑन द अदर हैंड, जबकि, अच्छा ऑन द अदर हैंड हम कहां यूज करते हैं, जहां पे हम पहले जो भी हमने बात कही उसका कुछ उल्टा बोलने वाले हैं। जैसे कि मैं बहुत गरीब हूं, ऑन द अदर हैंड मेरा भाई बहुत अमीर है। सो ऑन द अदर हैंड कहां यूज कर रहे हैं, पहले वाले सेंटेंस को का एंटीथेसिस बता रहे हैं, विच मींस पहले वाले सेंटेंस का नेगेटिव बता रहे हैं, उल्टा बता, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, उल्टा बता रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग बता रहे हैं। सो अब कुछ कॉन्ट्रास्टिंग होने वाला है। तो पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था कि लोग मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर से बड़े नाराज रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीपल विथ रफ एक्सटीरियर्स, ऐसे लोग जो बाहर से आपको दिख रहे हो बिल्कुल हट्टे कट्टे, खड़ूस टाइप के, एकदम अजीब से शकल बनाए हुए, हमेशा गुस्से में दिख रहे हो, प्रूव टू बी द डैश। अब जब यहां पे हमने ऑन द अदर हैंड का यूज किया है, इसका मतलब जरूर इस सेंटेंस का उल्टा होगा। तो इस सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था, लोग बाहर से खुश दिखते हैं, अंदर से नाराज है। अब यहां कह रहा है जो लोग बाहर से नाराज दिख रहे हैं, अंदर से क्या होंगे, खुश होंगे। राइट, इसका मतलब यहां पे कोई पॉजिटिव वर्ड जिसका मीनिंग खुश जैसा होना चाहिए। तो लिखा है प्रूव टू बी द स्ट्रेंजेस्ट, वो सबसे अजीब है होते हैं, ये तो मीनिंग नहीं आएगा, हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए। बिटरेस्ट, वो सबसे कड़वे होते हैं, हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए। प्रूव टू बी द काइंडेस्ट, वो सबसे दयालु होते हैं अंदर से, ये हो सकता है पॉजिटिव वर्ड है। ग्लूमीएस्ट, भाई वो सबसे ज्यादा नाराज दिखते हैं, सबसे ज्यादा उदासीन दिखते हैं। ग्लूमीएस्ट मतलब होता है एकदम मनहूस जैसा चेहरा बना के हमेशा नाराज दिखने वाला। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव है। आंसर कौन सा होगा, काइंडेस्ट। आगे बढ़ेंगे। एंड मोस्ट कंसिडरेट पीपल ऑन अर्थ, अच्छा यहां से भी आप कनेक्ट कर सकते थे कि एंड का इस्तेमाल आमतौर पर दो बराबर की चीजों को, इक्वल सेंस के, इक्वल टोन के चीजों को जोड़ने के लिए होता है। तो यहां पे लिखा था वो लोग सबसे ज्यादा काइंड लोग होते हैं दुनिया के, वो लोग सबसे ज्यादा कंसिडरेट लोग होते हैं दुनिया के। तो एंड के पहले भी तो कुछ पॉजिटिव ही होगा, तभी तो हम एंड से जोड़ रहे हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वो सबसे काइंडेस्ट और सबसे कंसिडरेट लोग होते हैं दुनिया के। ठीक है, दे आर द पीपल हु आर ब्यूटीफुल फ्रॉम डैश, वो ऐसे लोग होते हैं जो कि डैश से बड़े ब्यूटीफुल होते हैं। डैश मतलब कहां से ब्यूटीफुल होते हैं, वो लोग अंदर से बड़े ब्यूटीफुल होते हैं। कौन लोग, किसकी बात हो रही है, ऐसे लोग जो बाहर से बहुत सख्त दिख रहे हैं। पीपल विथ रफ एक्सटीरियर्स की बात हो रही है। ये दे जो है प्रोनाउन, इसका नाउन कौन है, ये नाउन इन्हीं पीपल के लिए यूज किया जा रहा है। जो पीपल बाहर से रफ दिखते हैं वो एक्चुअली डैश करते हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं डैश से, वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं अंदर से। ठीक लग रहा है, वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं पर्सनालिटी से, ये भी हो सकता था, पर इस प्रीपोजिशन ने खेला खराब कर दिया। अगर मैं ये कहता ना कि दे आर द पीपल हु आर ब्यूटीफुल इन पर्सनालिटी, तो मेरा आंसर ये भी हो सकता था कि वो लोग पर्सनालिटी में बड़े अच्छे होते हैं। पर यहां पे इन नहीं, फ्रॉम था, फ्रॉम नहीं लेता पर्सनालिटी। ये अगेन वही बात है, फ्रॉम स्टाइल नहीं, इन स्टाइल होना चाहिए था। एक्सटीरियर, अच्छा वो लोग बाहर से बहुत मतलब कड़वे दिखते हैं, बाहर से बहुत खड़ूस दिखते हैं और बाहर से बहुत सुंदर है। कोई सेंस है, कोई सेंस नहीं। कहना यह चाह रहा था कि वो लोग बाहर से बहुत खड़ूस दिखते हैं पर अंदर से बहुत खूबसूरत है। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। राइट, उम्मीद करता हूं ये पैसेज भी आपको समझ में आया। बट अगेन इसको टफ तो नहीं बोलूंगा, मॉडरेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, पैसेज नंबर 3। आप ट्राई कर लो, मैं जरा पानी पी लूं तब तक। हाँ जी, चलो उम्मीद करता हूं आपने ट्राई कर लिया। क्या लिखा हुआ है कि नाउ वी हैव मिस्टर एक्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हमारे पास मिस्टर एक्स हैं भारत के राष्ट्रपति के तौर पर। इट हैज कम एज अ सरप्राइज टू डैश टू सॉरी इट हैज कम एज अ सरप्राइज डैश शेड्यूल ट्राइब्स। मैंने आंसर बता दिया आपको। ठीक है, मैं बताऊंगा मैंने आंसर क्यों मेरे मुंह से निकल गया। सो क्या लिखा है कि इट हैज कम एज अ सरप्राइज डैश शेड्यूल्ड ट्राइब्स हु आर डैश द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। लिखा है कि ये एक सरप्राइज के तौर पर आया है, ये एक आश्चर्य के तौर पर आया है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जिनको हम लोग कॉमन एक्रोनिम में एसटी कहते हैं।
ठीक है। सो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हमारे जनजातियां हैं उनके लिए ये एक सरप्राइज की तरह आया है, क्योंकि इन्हें कंसिडर किया जाता है द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ द कंट्री। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड, ये मैंने पिछले वाली वीडियो में भी बताया था। मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है वैसे लोग या वैसे ग्रुप्स जिनको आप बराबर का दर्जा नहीं देते, जिनको लोग बराबर का दर्जा नहीं देते, जिनको हमेशा से ऐतिहासिक तौर पर नीचे देखा गया है, जिनको हमेशा से ऐतिहासिक तौर पर मैं कह सकता हूं एक तरीके से कि कैसे बोलो इसको कि फॉर द लैक ऑफ अ बेटर टर्म, जिनको हमेशा से परेशान किया गया है, ठीक है, उनको ना सम्मान दिया गया है, ना रिसोर्सेज दिए गए, ठीक है। इस तरीके के टर्म के लिए मार्जिनलाइज्ड यूज होता है। मैं मार्जिनलाइज समझा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में, मैं ये टर्म समझा रहा हूं आपको, ठीक है। सो मार्जिनलाइज्ड क्या होता है कि आप जब भी कभी स्पीच वगैरह सुनोगे ना, तो आप बहुत बार देखोगे बोलते हुए, खास करके जो माइनॉरिटी ग्रुप के लीडर्स होते हैं, वो माइनॉरिटी रिलीजन के हो सकते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप के हो सकते हैं, या इथनिसिटी के हो सकते हैं, वो हमेशा बोलेंगे वी आर मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड का मतलब यह है कि हमें कभी बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता, हमें हमेशा नीचे दिखाया जाता है, ठीक है। सो ये टर्म पॉलिटिक्स में बहुत आता है, ठीक है। अब ये टर्म चूंकि 2-3 बार मैं देख रहा हूं पैसेज में आ रहा है, तो मार्क करके रखना, हो सकता है ये वन वर्ड में पूछ लेगा, पता नहीं मुझे क्यों इंट्यूशन आ रहा है अंदर से कि हो सकता है अगले एग्जाम में ये वन वर्ड में पूछ ले, ठीक है। अभी अगर पूछ ले तो मत समझ जाना मेरा एसएससी के साथ कोई लेना देना है, मेरी कोई सेटिंग नहीं है दोस्त, मुझे बस लग रहा है बार बार एसएससी जितने साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, लिख के रख लो। एनीवेज, तो लिखा है कि ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है कंट्री के। द आदिवासीज ऑफ इंडिया हैव बीन डैश सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। जो भारत के आदिवासीज हैं उन्हें हमेशा डैश किया गया है सामाजिक तौर पर, पैसे के मामले में, और कल्चरली भी, कल्चर के बेसिस पे भी। डिस्पाइट वेरियस एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बावजूद कि भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, दे आर स्टिल अंडर डैश एंड सफरिंग। लिखा हुआ है कि वो लोग अभी भी डैश के अंडर हैं और वो लोग सफर कर रहे हैं। देयरफॉर द डैश a leader from the marginalized community or group does not indicate that now the entire community will be uplifted। लिखा हुआ है कि इसीलिए अगर कोई लीडर डैश हुआ है किसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से या ग्रुप से, इसका यह मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा कम्युनिटी अब का भला हो गया या वो अपलिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। अपलिफ्ट का मतलब उनका उत्थान हो चुका है, ऐसा जरूरी नहीं है। However, लेकिन दिस काइंड ऑफ मूव may bring certain changes in the status of आदिवासीज। लेकिन इस तरीके का जो मूव है ना, ये आदिवासीज के स्टेटस में कुछ बदलाव कर सकता है, ठीक है जी। तो यहां का टोन हमने क्या पकड़ा, नेगेटिव टोन है पैसेज का, ठीक है। ये क्रिटिकल टोन है पैसेज का। यहां पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जो ट्रीटमेंट सामाजिक तौर पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मिला है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और पूरे के पूरे पैसेज का जो टोन है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ज्यादा करके जो हम ब्लैंक्स भरेंगे, मेरा अंदाजा है वो नेगेटिव ब्लैंक्स ही भराएगा, ठीक है। अभी मैंने देखा नहीं है पर मुझे अंदाजा है। अब देख लो क्या लिखा हुआ था। नाउ वी हैव मिस्टर एक्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट हैज कम अ सरप्राइज। यहां मैंने आंसर बता दिया था टू, मेरे मुंह से निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो होता है उसका ये टॉपिक है या उसका एक क्वेश्चन है, हमेशा सरप्राइज टू समवन होता है, नोट कर लेना। जैसे कोई न्यूज आया तो मैं कह रहा हूं कि इट केम एज अ सरप्राइज टू मी, मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये देख के। जैसे अभी अभी इंडिया 3-0 से हार गया न्यूजीलैंड से, ठीक है, और बड़ी बुरी तरीके से हारा। तो जब तीसरे टेस्ट का लास्ट डे था और समथिंग 140-150 समथिंग जीतने के लिए चाहिए था, तो मुझे लगा इंडिया जीत ही जाएगा यार, 150 रन कौन सी बड़ी बात है, दो प्लेयर भी अगर 30-40 मार दें तो हो जाता है, रन तो बन ही जाएंगे। बट फिर न्यूज आई मेरे पास एंड इट केम एज अ सरप्राइज टू मी कि भाई इंडिया की तो हालत खराब हो गई और बड़ी बुरी तरीके से 0-3 से आ रहे हैं हम। इसका मतलब ये, मैं वहां पे ये सोचा था कि दिस न्यूज केम एज अ सरप्राइज टू मी, सरप्राइज टू मी। तो जब भी कोई न्यूज की बात होती है या जब भी किसी इवेंट की बात होती है और आप सरप्राइज के साथ कोई इंसान को या किसी चीज को डिनोट कर रहे हो कि उसे सरप्राइज मिला, सो वहां पे सरप्राइज टू समवन का इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि फिक्स प्रीपोजिशन था तो पढ़ते पढ़ते मेरे मुंह में ये बैठा है और आ गया है और मैंने आंसर बता दिया, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ था, इट हैज कम टू अ सरप्राइज टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स हु आर डैश द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। कह रहा है कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक सरप्राइज के तौर पर आया, जो ये हु किसके लिए आ रहा है,
शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आ रहा है, जो के सबसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स माने जाते हैं कंट्री के। अब यहां पे क्या टर्म आएगा, हु आर देयरफॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, ये उनके लिए एक सरप्राइज था इसलिए वो सबसे मार्जिनलाइज्ड है, मतलब उनको सरप्राइज मिला इसलिए वो मार्जिनलाइज्ड है। कोई सेंस है इस बात का? हम देयरफॉर कहां यूज करते हैं, जहां पहले वाले सेंटेंस के एक्शन के कंसेक्वेंस के तौर पर दूसरा वाला सेंटेंस हुआ हो, जैसे कि ही वॉज पनिश्ड देयरफॉर ही लेफ्ट द स्कूल। उसे पनिश किया गया इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया। सो देयरफॉर के बाद जो सेंटेंस है उसने स्कूल छोड़ दिया, उसका रीजन कौन था, देयरफॉर के पहले वाला सेंटेंस। तो यहां क्या लिखा हुआ था कि सबसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है कंट्री के। अगर हम यहां देयरफॉर बिठा देते हैं तो इसका मतलब होगा उसका रीजन ये है, तो उनके बीच में से एक प्रेसिडेंट निकला इसलिए वो सबसे मार्जिनलाइज्ड है। कोई सेंस है इस बात का? नहीं ना, देयरफॉर तो नहीं हो सकता। अगला लिखा हुआ है हु आर थ्रू द, थ्रू मतलब होता है के द्वारा, वो लोग सबसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कंट्री के द्वारा हैं, कंट्री के द्वारा हैं। कोई सेंस नहीं है। हु आर अमंग द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, अगर सारे मोस्ट मार्जिनलाइज्ड जितने भी लोग हैं, जितने भी कम्युनिटीज हैं, उनको निकाला जाए, उनमें से वो एक है। ये तो ठीक लग रहा है कि अमंग द मोस्ट, उनके बीच में, सबसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के बीच में है, लग रहा है ठीक है। ऑन टू तो हो नहीं सकता, ये प्रीपोजिशन पोजीशन के लिए यूज किया जाता है, इसका मतलब एक ही बच रहा है, अमंग। आगे बढ़ेंगे। द आदिवासीज ऑफ इंडिया हैव बीन डैश सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। लिखा हुआ है कि भारत के जो आदिवासीज हैं ना, उन्हें सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली डैश किया गया है। क्या किया गया है? ऊपर वाले सेंटेंस हमें क्या समझ में आ रहा था कि ये मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, इसका मतलब यहां पे डेफिनेटली कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड आना चाहिए कि नहीं। आदिवासीज को अगर अच्छा उनके साथ किया जाता फिर हम उन्हें मार्जिनलाइज्ड क्यों कह रहे हैं? हम अगर उन्हें मार्जिनलाइज्ड कह रहे हैं इसका मतलब अभी तक ठीक नहीं हुआ उनके साथ। तो क्या लिखा हुआ था, द आदिवासीज ऑफ इंडिया हैव बीन अपलिफ्टेड सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। इसने तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए पूरे पैसेज का ही, कि हमने उत्थान कर दिया भाई साहब आदिवासीज का। ये तो पैसेज है ही नहीं, पैसेज में तो क्रिटिकल सेंस है, इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि टोन पकड़ो, टोन पकड़ो, टोन पकड़ो। हमने टोन पकड़ा, इसका मतलब क्या, ये नहीं हो सकता। आदिवासी का उत्थान थोड़ी ना हुआ है, हम तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नहीं हुआ है, ये तो उल्टा हो गया। अगला है सेंसर्ड। आपने सुना होगा फिल्मों को सेंसर किया जाता है, CNSOR। सेंसर का मतलब क्या होता है, टू ट्रिम। जो चीज नहीं चाहिए उस चीज को, उस भाग को काट के हटा देना, उसको सेंसर करना कहते हैं। ठीक है, फिल्मों में कोई खराब सीन आ गया, गाली गलौज आ गई, एंटी नेशनल कोई चीज आ गया, एंटी रिलीजन कोई चीज आ गया, तो कहते हैं इसे सेंसर कर दो। सेंसर का मतलब क्या, उसे ट्रिम करके हटा दो। तो क्या आदिवासीज को ट्रिम करके हटाया जा रहा है, विच मींस क्या उनकी संख्या कम कर दी जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि संख्या कम की जा रही है, ये तो बहुत हार्श टर्म हो जाएगा। द आदिवासीज ऑफ इंडिया हैव बीन मार्जिनलाइज्ड सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली, ये हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हैव बीन एलिवेटेड, यार एलिवेटेड यही अपलिफ्टेड वाली बात है। एलिवेटर यूज किया है कभी? एलिवेटर क्या होता है, वो जो सीढ़ी जो आपको ऊपर लेके जाए उसी को तो एलिवेटर कहते हैं, है ना। लिफ्ट को एलिवेटर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो आपको ऊपर लेके जा रही है। तो जो भी चीज आपको ऊपर लेके जाए वो एलिवेट कर रही है। क्या इनको ऊपर लेके जाया गया है? नहीं बस, अब ये तो फिर सेंस चेंज हो जाएगा, अपलिफ्ट वाली बात हो जाएगी। एक ही ऑप्शन बचता है, उन्हें मार्जिनलाइज किया गया अब तक। डिस्पाइट वेरियस एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर स्टिल अंडर डैश एंड सफरिंग। भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, यहां लिखा हुआ है डिस्पाइट, इसको भी पहचानो। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद। तो मैं कह रहा हूं बहुत बारिश होने के बावजूद भी, बहुत बारिश होने के बावजूद भी मैं खेलने गया। इसका मतलब यह है, पहले जो मैंने सेंटेंस बोला उसका कॉन्ट्रास्ट या उसका उल्टा मैं आगे बोलूंगा। तो यहां बोला था कि बहुत सारे एफर्ट्स गवर्नमेंट ने उठाए, पॉजिटिव बात है, लेकिन वो लोग आज भी डैश हैं, यहां कोई नेगेटिव होना चाहिए। प्लस यहां एंड से जोड़ा गया है सफरिंग वर्ड को। सफरिंग का मतलब होता है वो आज भी बहुत झेल रहे हैं, तो ये नेगेटिव है। तो यहां भी अब तो पुख्ता है, दो तरफ से मैंने प्रूव कर दिया, कोई नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है कि डिस्पाइट वेरियस एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देयर स्टिल अंडर अबंडेंस एंड सफरिंग। अबंडेंस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में किसी के पास कुछ होना, उनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं और वो सफर कर रहे हैं। भाई बहुत रिसोर्सेज है तो सफर कैसे कर रहे? दूसरा, फिर हम डिस्पाइट क्यों यूज कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत मेहनत के बावजूद उनके पास बहुत रिसोर्सेज है, नहीं उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ये सेंस होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है डिस्पाइट वेरियस एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर स्टिल अंडर रिवर। वो लोग अभी भी नदी में हैं और सफर कर रहे हैं, कोई सेंस नहीं है। दे आर स्टिल अंडर पॉवर्टी, वो लोग आज भी गरीब हैं और सफर कर रहे हैं, हो सकता है। दे आर स्टिल अंडर फॉरेस्ट, वो लोग जंगल के नीचे हैं, कोई सेंस नहीं है। अब आप एक सुपरफिशियल लेवल पर ये बोलोगे कि सर यहां पे ट्राइब्स का जिक्र किया गया है, ट्राइब्स को तो आमतौर पर फॉरेस्ट के साथ हम लोग रेजोनेट करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट कहां गलत जा रहा हो। पहला, ट्राइब्स बोला गया है, किसी पर्टिकुलर ट्राइब का नाम नहीं लिया गया है जो कि फॉरेस्ट में रहता है।
दूसरा, भाई इस भ्रम में रहना मत, ठीक है, और ये सारी बातें सोचना मत, कोई सोचने पे मजबूर करे फिर भी। ऐसा नहीं है कि ट्राइबल है तो आप वो जंगल में रह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है ना वो अपनी बबल में जी रहे होते हैं। जो ये सो कॉल्ड फैंसी साउथ दिल्ली वाले लोग होते हैं, साउथ मुंबई वाले लोग होते हैं ना, उनको पता भी नहीं होता कि एक्चुअल दुनिया में क्या चल रहा है। उनके लिए अभी तक आदिवासी का मतलब है कि जो लोग पत्ता पहन के घूम रहे हैं। भाई जाओ छत्तीसगढ़, जाओ झारखंड, जाओ बिहार, जाओ यूपी। हमारी जो देश की राष्ट्रपति हैं वो खुद भी एक शेड्यूल टाइप से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, ठीक है, वहां तक तो सोचना भी मत। तो ये सोच के सबसे पहले फॉरेस्ट मत मार देना, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बात है, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट भी साथ साथ में मैं करूंगा। अब ये अपील है, एक चूंकि एक टीचर हूं मैं, तो अंदर से ये बातें आती हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, उसके ओरिजिन की बेसिस पे मार्जिनलाइज मत करिए। पढ़ा लिखा होने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आपके घर में एक डिग्री टंगी हुई हो या आपके बैंक खाते में कुछ XYZ अमाउंट ऑफ मनी हो। पढ़ाई का एक मतलब मोरालिटी भी होता है। पढ़ाई का एक मतलब ये माहौल बनाना भी होता है जिसमें आप भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। स्टॉप जजिंग पीपल ऑन द फैक्टर्स दैट आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल। अगर तुम किसी बड़े शहर में पैदा हुए हो तो इसमें तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। अगर तुम किसी बड़े कास्ट में, किसी बड़े रिलीजन में पैदा हुए हो, किसी बड़े घर में पैदा हुए विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। मुकेश अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी के बेटे पैदा होंगे, इसमें ना मुकेश अंबानी का कोई हाथ था कि वो अनंत अंबानी को अपना बेटा माने, ना अनंत अंबानी का हाथ था कि मुकेश अंबानी को पिता माने। ये किस्मत की बात होती है। तो अगर कोई व्यक्ति किस्मत से काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, किसी XYZ रिलीजन का है, XYZ कास्ट का है, उसको मार्जिनलाइज करना बंद करिए। पढ़ाई समझदारी के लिए होता है, थोड़ी समझदारी दिखाइए। अगर आप कुछ खराब मतलब अच्छा नहीं कर सकते समाज के लिए तो खराब भी मत करिए, ठीक है। और सबसे खराब आप ये करते हैं कि एक व्यक्ति जो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स में जी रहा होता है, आप उसको और कॉम्प्लेक्स देते हैं। ये करना बंद करिए, ठीक है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबसे। वी आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। हम सब अभी 20 से 30 साल के बीच में हैं, हम सब फ्यूचर हैं इस देश का। लेट्स मेक अ वर्ल्ड दैट इज पीसफुल। और उससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा शायद हम कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। बस ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां हम भी खुश रहें और लोगों को भी खुश रहने दें। और उसका सबसे बड़ा तरीका यही होता है, अपने काम से मतलब रखो। अपने काम से मतलब रखो, बेफजूल ना घुसड़ना बंद करो, दूसरे को ऐसी चीजों में जज करना बंद करो जिसके जो उनकी गलती नहीं है। अगर तुमने अपने जिंदगी में कुछ नहीं किया, तुम्हारे पास सारी चीजें अच्छी थी, तुम फेलियर हो लाइफ में, तो भी अगर मैं तुम्हें अप्रिशिएट नहीं कर सकता तो मैं फेलियर नहीं बोलूंगा, मैं अपने काम से काम रखूंगा। और अगर तुम्हारे कोई फिजिकल फैक्टर्स जो तुम्हारे साथ बाय बर्थ है, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा नाटा होना, तुम्हारा लंबा होना, तुम्हारा किन्नर होना, तुम्हारा महिला होना, तुम्हारा पुरुष होना, ये तुम्हारे और मेरे हाथ में नहीं है। सो स्टॉप जजिंग पीपल। ये सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहली बार कर रहा हूं, आगे पता नहीं कितनी बार करूंगा। स्टॉप जजिंग पीपल, स्टॉप मार्जिनलाइजिंग पीपल। मत करिए ऐसा, ठीक है। एजुकेटेड है, एजुकेटेड साउंड करना जरूरी है, तो पढ़े लिखे की तरह बात करो, और कुछ नहीं बोल सकते तो चुपचाप रहो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है यहां पे, कहां थे हम लोग? हाँ, तो कोई नेगेटिव वर्ड होगा तो यहां गरीबी हम डाल सकते थे कि वो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए पर आज भी वो सफर कर रहे हैं और बहुत गरीब है, ठीक है। देयरफॉर द डैश अ लीडर फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। अब क्या है कि यहां देखो आगे का सेंटेंस क्या था कि अगर एक लीडर को मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से डैश कर दिया जाता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि पूरा एंटायर कम्युनिटी अपलिफ्ट हो गया। विच मीन्स यहां पे तो जरूर ये सेंस था कि अगर तुम एक का भला कर दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कम्युनिटी का भला हो जाएगा, क्योंकि यहां तो वही लिखा हुआ है कि अगर एक लीडर को डैश कर दिया गया तो इसका यह मतलब नहीं है कि पूरी कम्युनिटी अपलिफ्ट हो गई। तो यहां पे कोई पॉजिटिव टर्म आना चाहिए। तो क्या लिखा था? देयरफॉर द एक्सक्लूजन ऑफ अ लीडर, अगर एक लीडर को बाहर कर दिया जाए ये तो नेगेटिव टर्म है। द एलिवेशन ऑफ अ लीडर, अगर एक लीडर को किसी बड़े पोस्ट पे एलिवेट कर दिया जाए, उसको अगर ऊपर कर लिया जाए, ऊपर उठा दिया जाए, ये तो ठीक लग रहा है। देयरफॉर द प्रेसिडेंट ऑफ अ लीडर, ये तो कोई सेंस ही नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ अ लीडर, लीडर का प्रेसिडेंट कैसे होगा ये? और सिलेक्शन की बात है, फिर तो लीडर्स होना चाहिए था, गलत है। देयरफॉर द रिजेक्शन, ये नेगेटिव है। एक ही आंसर बचता है, एलिवेशन ऑफ अ लीडर फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। क्या सबको क्लियर है ये चीज? उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला पैसेज करेंगे। ट्राई कर लो। मैं फिर से पानी पी लेता हूं, गला बहुत सूख रहा है। चलो, तो क्या लिखा हुआ है? द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश इन इट्स प्रेजेंटेशन, बट द डैश स्टाइल eases out and becomes haunting
इन इट्स सिंप्लिसिटी। लिखा है कहानी की जो शुरुआत है, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, ठीक है। द कहानी की जो शुरुआत है इज डैश, वो डैश है अपने प्रेजेंटेशन में, लेकिन बट डैश द स्टाइल इजेस आउट, डैश स्टाइल जो है वो ईज आउट हो जाता है। ईज आउट का मतलब क्या होता है? ईज आउट का मतलब होता है धीरे धीरे चीजें जब ढीली पड़ने लगती है ना, उनको ईज आउट कहा जाता है। जैसे जब हम लोग सुबह सुबह स्कूल जाते थे, याद होगा आपको, तो सुबह में हम बड़े फोकस रहते थे पढ़ाई को लेके, एकदम सुबह जाना है और पढ़ाई करना है असेंबली के बाद, कि नहीं नहीं आज तो एकदम किताब पढ़ के फाड़ देंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आज ही टॉप कर जाएंगे। धीरे धीरे तीसरा पीरियड आया, चौथा पीरियड आया, लंच कर लिया, नींद आने लगी, हम ईज आउट हो जाते थे। ईज आउट का मतलब होता है ढीला पड़ जाना, ठीक है। सो द डैश द स्टाइल ईजेस आउट एंड बिकम्स हॉन्टिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी, और वो अपने सिंप्लिसिटी में हॉन्टिंग हो जाता है। हॉन्टिंग का देखो दो तीन मतलब होता है, एक तो डरावने को हॉन्टिंग कहते हैं, दूसरा जो चीज सीधा आपके दिल को स्ट्राइक करे उसको भी हॉन्टिंग कहते हैं, जो चीज आपको बार बार याद आ रही हो उसको भी हॉन्टिंग कहते हैं। तो यहां दो तीन मीनिंग है। अगला, द ऑथर ब्रिंग्स आउट द ह्यूमन एलिमेंट्स इन हिज स्टोरी, जरूर किसी किताब की बात हो रही है, लिख रहा है कि किताब का जो ऑथर है ना, उसके बाद वो क्या करता है कि उसका जो ह्यूमन एलिमेंट है स्टोरी का, जो कैरेक्टर है, जो इंसानी कैरेक्टर है, उसके ह्यूमन एलिमेंट्स जो हैं उसके स्टोरी के बाहर आते हैं। दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी एंड सैक्रिफाइस इज गिवन अ न्यू डैश बाय द ओल्ड आर्टिस्ट। लिखा है कि ये जो एलिमेंट है ना सिंपैथी का और सैक्रिफाइस का, उसे एक नया डैश मिलता है ओल्ड आर्टिस्ट के द्वारा, हु शोज बाय हिज लास्ट डेस्परेट एक्ट दैट वन कैन बी अ हीरो फॉर वन डे इफ ओनली वन केयर्स डैश। लिखा हुआ है कि वो जो ओल्ड आर्टिस्ट है ना, उसके द्वारा ह्यूमन एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट है, उसको सिंपैथी और सैक्रिफाइस जो है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो कॉमन एलिमेंट है सिंपैथी और सैक्रिफाइस का, उसे एक नया डैश मिलता है ओल्ड आर्टिस्ट के द्वारा, जो ये दिखाता है, ये हु किसके लिए यूज किया जा रहा है? आर्टिस्ट के लिए यूज किया जा रहा है, जो कि ये दिखाता है अपने लास्ट डेस्परेट एक्ट से कि हर व्यक्ति हीरो बन सकता है अगर वो केयर करे डैश, क्या भराएगा पता नहीं। ओ हेनरीज ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल, ये ऑथर का नाम है ओ हेनरीज। सो ओ हेनरीज ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड। लिखा हुआ है कि ओ हेनरी ने जो किताब लिखी है ना, उसमें जो मटेरियल उन्होंने यूज किया, मटेरियल मतलब किताब का मटेरियल नहीं, मटेरियल मतलब जो कैरेक्टर्स उसने यूज किए हैं वो बहुत बैलेंस्ड है, बहुत कंट्रोल्ड है। ए फाइन डैश ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस, लिखा हुआ है कि एक फाइन डैश है ह्यूमर और पैथोस का। पैथोस का मतलब क्या होता है? दुख, कोई ऐसी चीज जिसमें दुख इन्वॉल्व हो, ठीक है, उसको पैथोस कहा जाता है। सो खुशी का मतलब मजाक का, और पैथोस का एक फाइन डैश है उसकी कहानियों में। ये वाला टफ है, ठीक है, क्योंकि एक तो छोटा, उसके ऊपर से जो टर्म्स यूज किए गए थोड़े से मुश्किल है, और ब्लैंक्स उन जगहों पे दिया गया है जहां पे आंसर थोड़ा सा मुश्किल तरीके से आएगा। एनीवेज हम ट्राई करेंगे। लिखा है कि द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश इन इट्स प्रेजेंटेशन, बिगिनिंग जो थी कहानी की वो डैश थी उसके प्रेजेंटेशन में, बट लेकिन डैश हो गई, स्टाइल जो है वो ईज आउट हो जाता है और हॉन्टिंग हो जाता है उसकी सिंप्लिसिटी में। तो यहां पे होगा क्या? द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज व्हाट? द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज प्रोन। प्रोन का मतलब क्या होता है? किसी चीज से ग्रसित या किसी चीज से पीड़ित। जो कहानी की शुरुआत थी वो पीड़ित थी अपने प्रेजेंटेशन में, कोई सेंस है? नहीं। कहानी की शुरुआत आदतन थी, हैबिचुअल थी अपने प्रेजेंटेशन में, कोई सेंस है? नहीं। डिलेक्टेबल का मतलब होता है डिलीशियस। कहानी की जो शुरुआत थी ना वो बहुत ही स्वादिष्ट थी, ये कोई भोजन थोड़ी है जो स्वादिष्ट होगा। अच्छा, ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन केस यू डोंट नो, 2023 के सीजीएल में ये पूछा हुआ है, ठीक है। 2023 के सीजीएल में ये सिनोनिम में आया था। डिलेक्टेबल मतलब क्या होता है? डिलीशियस, स्वादिष्ट, ठीक है। प्रोन वर्ड भी सिनोनिम में भी आया है और वन वर्ड में भी आया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। एक वर्ड था क्वेंट। अब देखो आंसर तो यही है क्योंकि बाकी तीनों को कोई सेंस नहीं था, पर आपको क्वेंट का मतलब नहीं पता, ऑब्वियसली नहीं पता, तो मैं बता देता हूं मीनिंग क्या होता है, समझना ध्यान से। क्वेंट का मतलब होता है अट्रैक्टिव, बट अट्रैक्टिव कब? एक पर्टिकुलर केस में अट्रैक्टिव बिकॉज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिकॉज इट इज ओल्ड फैशन्ड। कोई ऐसी चीज जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, और अट्रैक्टिव क्यों है? क्योंकि वो बहुत ओल्ड फैशन्ड है, उसको क्वेंट कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी जैसे आप देख रहे होगे इंस्टाग्राम पे जो ट्रेंड चलते हैं कि लोग पुरानी साड़ियां पहन के आ रहे हैं,
पुराने स्टाइल की साड़ियां पहनकर आ रहे हैं। या कभी कभी हम लोग भी जनरली अपने लाइफ में अभी 3-4 महीने पहले मेरे घर में पूजा थी किसी चीज की, तो मैं ही पूजा में बैठ रहा था। तो मेरे फादर साहब आए धोती लेके, ठीक है। अब मैंने लाइफ में कभी धोती नहीं पहनी, वो आए धोती लेके और उन्होंने बोला कि पंडित जी ने कहा है कि आप धोती पहनो। मुझे पहनना नहीं आता था, बड़े प्यार से मेरे फादर ने पहनाया पहली बार और उसके बाद मुझे बड़ा मजा आया, मतलब पूरे पूजा में बहुत मजा आया, क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार धोती पहना था और पता नहीं मुझे क्यों अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं अच्छा दिख रहा हूं पता नहीं अच्छा दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, पर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं अच्छा दिख रहा हूं। इसको क्वेंट कहा जाता है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं अट्रैक्टिव दिख रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा ओल्ड फैशन स्टाइल था, इसलिए शायद मुझे लग रहा था कि मैं अच्छा दिख रहा हूं। इसी को क्वेंट कहा जाता है। उम्मीद करता हूं को मीनिंग समझ में आ गया क्वेंट का। अब क्या कह रहा है कि ये जो प्रेजेंटेशन था ना स्टोरी का, जो शुरुआत थी स्टोरी की, वो बहुत क्वेंट थी, मतलब अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? क्योंकि जैसे पुरानी कहानियां स्टार्ट होती थी, ये उसी तरीके से स्टार्ट हुई। अब यहां पे लिखा है बट हम समझते हैं हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नेगेटिव सेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या लिखा हुआ है कि जो कहानी की शुरुआत थी वो बहुत क्वेंट थी, लेकिन डैश द स्टाइल इजेज आउट, बट हार्डली द स्टाइल इजेज आउट, लेकिन बहुत मुश्किल से स्टाइल जो है वो ईज आउट हुआ। ये तो कॉन्ट्रास्टिंग हुआ नहीं, क्योंकि पहले में क्या बोला गया था कि कहानी बहुत अट्रैक्टिव थी, बाद में बोला गया स्टाइल ईज आउट हो गया, तो बहुत मुश्किल से ईज आउट हो गया। ये तो नेगेटिव नहीं जाने देगा सेंटेंस को। यहां लिखा हुआ है इनिशियली, बट इनिशियली द स्टाइल इजेज आउट, ये तो गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि यहां पे भी आप बिगिनिंग यूज कर रहे हो कि कहानी की शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन कहानी की शुरुआत ईज आउट हो गई। कोई सेंस है? आप ये बोलना चाहते हो शायद कि कहानी की शुरुआत बहुत अच्छी थी पर बाद में जाके स्टाइल ईज आउट हो गया। सो इनिशियली तो नहीं हो सकता। रिसेंटली कहानी की शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन हाल में स्टाइल ईज आउट हो गया नहीं, बट ग्रेजुअली, ये आंसर होगा। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है? बट धीरे धीरे, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे स्टाइल ईज आउट हो गया। द ऑथर ब्रिंग्स आउट द ह्यूमन एलिमेंट्स इन हिज स्टोरी, ऑथर जो है वो ह्यूमन एलिमेंट्स लेकर आते हैं उसके बाद अपने स्टोरीज में। दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ द सिंपैथी एंड सैक्रिफाइस इज गिवन अ न्यू डैश बाय द ओल्ड आर्टिस्ट। ये जो एलिमेंट है, किसका एलिमेंट? सिंपैथी और सैक्रिफाइस का, ये एक नया डैश देता है जो कि ओल्ड आर्टिस्ट के द्वारा किया गया। ये एक नया डैश देता है किसको? कहानी को। अब ये एक नया डायमेंशन देता है कहानी को। बिल्कुल हो सकता है, आपने बहुत बार फिल्म रिव्यूज के बीच में सुना होगा कि इसमें ये कैरेक्टर आया और उसने एक नया डायमेंशन दे दिया। अगला लिखा हुआ है जो एक नया इन्फेक्शन देता है कहानी को। इन्फेक्शन देगा कहानी को? सेंस नहीं है। जो एक नया सुपरविजन, एक नया देख रेख देता है कहानी को। नहीं, कहानी को सुपरविजन नहीं चाहिए। जो एक नया कंडीशन देता है कहानी को, एक शर्त देता है कहानी को। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ज्यादा सटीक तो यही है कि जो कि एक नया डायमेंशन देता है, कि कॉमन एलिमेंट जो है सिंपैथी और सैक्रिफाइस के, वो जब आता है कहानी में तो वो एक नया डायमेंशन देता है, एक नया मोड़ देता है कहानी को। अभी जब मैं डायमेंशन बोल रहा हूं ना, मेरे ध्यान में आ रहा है मैं ना मूवी गया था रांझना, ठीक है। तभी मैं कॉलेज में था, आई थिंक कोई स्कूल का लास्ट ईयर या कॉलेज, मतलब 12th में होगा या फर्स्ट ईयर में होगा, ऐसा कुछ था। तो मैं, मेरा एक दोस्त और मेरे बड़े भाई साहब, हम लोग तीनों रांझना देखने गए थे। अब हम सब बॉलीवुड के बहुत बड़े फैन। हम लोग गए एक्चुअली धनुष को देखने के लिए, क्योंकि साउथ की फिल्में देख रखी थी, तो हम गए धनुष को देखने के लिए। फिल्म शुरू हुई, मजा आ रहा था, मजा आ रहा था। एक पॉइंट आया जहां पे अभय देओल की डेथ हो गई और वहीं पे इंटरवल हुआ था, मुझे याद है अच्छे से। और पूरे इंटरवल में पूरा थिएटर शेल शॉक्ड बैठा था बिल्कुल कि ये क्या हुआ भाई। क्योंकि हमने जितना ट्रेलर देखा था, प्रोमो देखा था, हमें लग रहा था ये कोई स्वीट रोमांटिक कॉमेडी टाइप का होगा, कि ऐसे हम तुम टाइप की मूवी है कि हाँ स्वीट कॉमेडी होने वाली है। तब तक स्वीट कॉमेडी चल भी रही थी। अचानक से एक मेन कैरेक्टर का जो हीरो बनकर आया था उसकी डेथ हो जाती है। हमें लगा ओ भाई साहब, अब इस इवेंट ने ना एक नया डायमेंशन दे दिया, ठीक है, उस स्टोरी को एक नया डायमेंशन दे दिया। और वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज है, और मैं अभी भी खाना खाते हुए या तो तारक मेहता देखता हूँ या तो रांझना देखता हूँ। अभी भी मुझे बहुत मजा आता है। एक एक डायलॉग मुझे याद है उसके, इतना बड़ा फैन हूं मैं उस फिल्म का, ठीक है। पता नहीं उतनी अच्छी मूवी थी भी कि नहीं, पर मुझे तो बहुत मजा आया। एनीवेज, तो ये डायमेंशन है बाय ओल्ड आर्टिस्ट हु शोज बाय हिज लास्ट डेस्परेट एक्ट, जिसने, उस ओल्ड आर्टिस्ट ने अपने लास्ट एक्ट से, डेस्परेट मतलब होता है जब आप कुछ पाने के लिए बहुत ज्यादा हाथ पैर मारते हो, सो अपने लास्ट डेस्परेट एक्ट से उसने ये दिखा दिया कि कोई भी हीरो बन सकता है अगर वो केयर करे डैश, अगर वो क्या करे, इफ ओनली वन केयर्स इनफ, अगर वो उतना केयर करे, मतलब जितना चाहिए उतना केयर करे, तो कोई भी हीरो बन सकता है। मेक सेंस? अगर वो इफ वन केयर्स टफ, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि यहां पे अगर आप यहां अगर रखोगे तो कोई एडवर्ब चाहिए होगा, फिर इनफ एक एडवर्ब होता है, क्योंकि किसके लिए आ रहा है? वो केयर्स के लिए आ रहा है, वन के लिए तो आ नहीं रहा।
एडजेक्टिव तो है नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई ठीक से केयर करे, तो ये ठीक से किसके लिए आ रहा है? केयर के लिए आ रहा है ना, कोई के लिए थोड़ी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये केयर के लिए आ रहा है, तो यहां पे एडवर्ब होना चाहिए था। टफ एडवर्ब नहीं होता, टफ एडजेक्टिव होता है। टफ मैन, टफ बॉय एडजेक्टिव होता है। दो, इफ वन केयर्स, दो कि अगर यद्यपि कोई केयर करे तो वो हीरो हो सकता है, हमें ये पता है वो केयर कर रहा है। अगला, वन केयर्स थ्रू, अगर वो पूरे टाइम तक केयर करे। देखो थ्रू ठीक लग रहा है, पर अगर इनफ ऑप्शन में है तो हम इनफ को ही प्रेफरेंस देंगे कि अगर कोई उतना केयर करता है जितना उसे करना चाहिए तो कोई भी हीरो बन सकता है। ओ हेनरीज ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल, ओ हेनरी का जो ट्रीटमेंट है उस अपने मटेरियल का, वो बैलेंस्ड है, कंट्रोल्ड है। एक फाइन डैश है ह्यूमर और पैथोस का, एक फाइन डैश है खुशी और दुख का, तो खुशी और दुख का फाइन डैश होगा, फाइन एसेंड होगा, फाइन चढ़ाई होगी, सेंस नहीं है। फाइंड अमेंड होगा, फाइन सुधारना होगा, आपने अमेंडमेंट पढ़ा है ना, संशोधन, सुधारना किसी चीज को, उसको अमेंड कहते हैं, ठीक है। सो एक सुधार होगा ह्यूमर और दुख का, कोई सेंस नहीं है। एक लेजेंड होगा ह्यूमर और दुख का, कोई सेंस नहीं है। ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर, एक फाइन मिक्सचर होगा, एक फाइन मिक्सचर है किसका? दुख का और खुशी का। ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। लेवल अच्छा था इस क्वेश्चन का। बढ़ेंगे अगले वाले पैसेज पे। आप यहां पे अगेन वीडियो को पॉज करेंगे, अपना आंसर ट्राई करेंगे। मैं मानकर चल रहा हूं आपने ट्राई कर लिया है, मैं बता रहा हूं आंसर क्या लिखा हुआ है। पीपल ऑफन से दैट द स्टार्स गवर्न देयर फेट बट दे फॉरगेट द फैक्ट दैट सक्सेस और फेलियर इज द रिजल्ट ऑफ वंस ओन डैश। लिखा हुआ है कि लोग हमेशा ये कहते हैं कि स्टार्स जो है, मतलब जो सितारे हैं ना, वो हमारी किस्मत गवर्न करते हैं। मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि लोग हमेशा ये कहते हैं कि किस्मत से मिलता है सबको सब कुछ, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सक्सेस या फेलियर हमेशा रिजल्ट होता है अपने डैश का। इफ वी सो शेफ, अगर हम भूसा, शेफ समझते हो ना, भूसा मतलब किसी भी अनाज का वो चीज जो हम यूज नहीं करते, जो हम फेंक देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि जो अगर आप भूसा उपजाओगे, वी कांट रीप ग्रेन, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने भूसा जमीन में गाड़ा और उसके बदले अनाज निकल कर आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। एंड द रिजल्ट और कंसिक्वेंस ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट वन डज एंड टू व्हाट एक्सटेंट ही डैश इट। लिखा हुआ है कि और किसी भी चीज का जो परिणाम, कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, तो किसी भी चीज का जो परिणाम है वो इस पर निर्भर करता है कि कोई भी व्यक्ति क्या करता है और किस डैश तक वो डैश करता है। इफ वी वर्क हार्ड, अगर हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं, वी सक्सीड ओनली टू द एक्सटेंट दैट वी वर्क, अगर हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं हम उसी हद तक पहुंच सकते हैं जिस हद तक हमने काम किया है। पीपल हु थिंक दैट द लॉ ऑफ कर्मा इज डैश may feel that if one is destined to give something he will always get it whether he strives for it or not। लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि कर्मा डैश है, वो ये महसूस कर सकते हैं कि जिसके किस्मत में जो लिखा होगा वो उसे मिल जाएगा, वो उसके लिए स्ट्राइव करे या ना करे, मतलब वो उसे चाहे, उसके लिए मेहनत करे या ना करे। बट एक्सपीरियंस टेल्स अस दैट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट्स आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन। देखो जो ये कह रहा है कि जो लोग किस्मत पर भरोसा करते हैं वो कहते हैं कि जो मिलना होगा मिल जाएगा, तुम चाहो या ना चाहो, उसके लिए कर्म करो या ना करो। लेकिन अनुभव ये कहता है कि आपको रिवॉर्ड, मतलब आपको किसी चीज का इनाम या किसी चीज का पनिशमेंट, दंड आपको मिलता है, वो जो मिलता है वो आपके डायरेक्ट रिजल्ट होता है आपके एक्शन का। ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क नेवर गो अनरिवॉर्डेड, ईमानदारी और कड़ी मेहनत कभी भी बिना रिवॉर्ड के नहीं जाती, मतलब हमेशा उसको कोई ना कोई इनाम तो मिलता है, खाली हाथ नहीं जाती। एंड डैश एंड इवल डीड्स नेवर गो डैश, और डैश और इवल डीड्स जो होते हैं, मतलब जो गलत काम होते हैं ना, डैश और गलत काम, वो कभी डैश नहीं जाता। इन फैक्ट इवन द लॉ ऑफ कर्मा इन इट्स प्रॉपर सेंस meant the fruit we get is decided by whatever action we did in the past। यहां तक है कि कर्मा जो है ना, वो इस बात पे डिसाइड करता है कि जो काम आपने पास्ट में किया है आपको भविष्य में वैसा ही फल मिलेगा, ठीक है। आ जाओ एक एक करके हम लोग अब इसके ब्लैंक्स भरेंगे। क्या लिखा हुआ है? पीपल ऑफन से दैट स्टार्स गवर्न देयर फेट, लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि जो स्टार्स होते हैं वो उनके फेट गवर्न कर रहा है। बट दे फॉरगेट द फैक्ट दैट सक्सेस और फेलियर इज द रिजल्ट ऑफ वंस ओन डैश, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सक्सेस या फेलियर जो है वो उनके अपने डैश का नतीजा है। हिंदी में हमें समझ आ गया है कि यहाँ पे कर्म जैसा कोई शब्द, जो भी कर्म के लिए इंग्लिश वर्ड होगा वो यूज होना चाहिए, कि वो अपने जो कर्म किए हैं उसका ही फल मिलता है। सो ऑफ वंस ओन केस, वंस ओन पावर,
वंस ओन एक्शंस, वंस ओन इंसिडेंट्स। आंसर क्या होगा? वंस ओन एक्शंस, कि वो उनके एक्शंस का नतीजा होता है। आगे भी एक लाइन में कहीं एक्शंस आया था, कहां आया था? यहां आया था। एक्सपीरियंस हमें ये कहता है कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट हमारे एक्शन के डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं। अभी समझ रहे हो क्यों पहले पढ़ना जरूरी है पैसेज को? टोन वगैरह तो हम समझते ही हैं, साथ ही साथ में कभी कभी आंसर भी मिल जाता है। जैसे इस वाले में आंसर डायरेक्टली मिल गया क्योंकि उसी का जुड़वा भाई लाइन यहां पे लिखा हुआ था। आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग भूसा रोपते हैं तो उससे अनाज नहीं निकलेगा। जो कंसिक्वेंस है रिजल्ट का वो डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं, व्हाट वन डज, एंड टू द एक्सटेंट ही डैश, एंड टू द एक्सटेंट ही हैव, जिस हद तक उसके पास है। सेंस में हम क्या करते हैं, किस हद तक उसके पास है, किस हद तक उसके पास है, नहीं, ऑन व्हाट डज एंड टू द एक्सटेंट ही पुट, उस हद तक जिस हद तक वो रखता है, कोई सेंस नहीं है। उस हद तक वो जिस हद तक क्रिएट करता है, फिर तो यहाँ पे क्रिएट्स होना चाहिए था, यहाँ पे भी पुट्स होना चाहिए था। अच्छा, इस तरीके से भी तो कर सकता था ना। हाँ जी बिल्कुल। ही क्या है? सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो हैव कैसे होगा? हैज होना चाहिए। पुट कैसे होगा? पुट्स होना चाहिए। क्रिएट कैसे होगा? क्रिएट्स होना चाहिए। अब देखो आपके सामने एक और लिंक मिल गया ना मुझे बनाते बनाते। आगे देखो, एक्सटेंट ही डैश, आंसर क्या होगा? ही डज। वर्ब का पांचवा फॉर्म होना चाहिए था, मिल गया हमें। इसी स्ट्रीट स्मार्टनेस की मैं बात कर रहा था। अभी तो आसान आसान ऑप्शन था, टफ रहता तो यहां से बना सकते थे। ये पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस से आपको समझ में आने लगता है, आप जितना ज्यादा रीडिंग करेंगे। अच्छा, अब ये बात ना कमेंट में बड़े सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इंग्लिश बेहतर करनी है कैसे करें, इंग्लिश बेहतर करनी है कैसे करें। मैं आपको बताता हूं कि मतलब सब कुछ तो नहीं बताऊंगा, 1.5 घंटे का क्लास, 2 घंटे क्लास हो जाएगा, पर मैं एक चीज जो बोल सकता हूं जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ, मैंने इंग्लिश वहां से नहीं सीखी पर मुझे बहुत फायदा हुआ, वो है कि मैं इंग्लिश मूवीज बहुत देखता हूं, आज भी देखता हूं, सबटाइटल्स के साथ देखता हूं। साथ ही साथ में मैं वेब सीरीज बहुत देखता हूं। ठीक है, सुबह सुबह मैं न्यूज़पेपर जरूर पढ़ता हूं चाय के साथ। अब चाय पियो ना पियो आपकी मर्जी है, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। ये 3 चीजें मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है, इसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैं जब भी ट्रैवल करता हूं मेरे फोन में हमेशा 6-7 मूवीज रहते हैं, नेटफ्लिक्स जो भी है, प्राइम जहां पे भी है, प्रिफरेबली इंग्लिश मूवीज रहते हैं, या अगर साउथ के मूवीज है तो मैं उसी लैंग्वेज में देखना पसंद करता हूं क्योंकि हिंदी में उसका मर्डर हो जाता है, तो उसमें मैं सबटाइटल ऑन कर लेता हूं, सबटाइटल इंग्लिश में होते हैं। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं जितना ज्यादा इंग्लिश के कांटेक्ट में रहोगे उतने स्पीड से इंग्लिश सीखोगे, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, बस यही एक तरीका है। इसलिए मूवीज देखो ज्यादा से ज्यादा, वेब सीरीज देखो ज्यादा से ज्यादा, न्यूज़पेपर पढ़ो ज्यादा से ज्यादा, नॉवेल्स भी पढ़ सकते हो मजा आता है तो। ठीक है, तो आप इसमें से जो भी फॉलो करना चाहो करो, वहां से एक सेंस इंग्लिश का बड़ा अच्छा डेवलप हो जाता है। मेरा तो सेंस वहीं से डेवलप हुआ है। आगे बढ़ेंगे। पीपल हु थिंक दैट द लॉ ऑफ कर्मा इज डैश, ऐसे लोग जिनका यह मानना है कि लॉ ऑफ कर्मा डैश है। लॉ ऑफ कर्मा क्या है? लॉ ऑफ कर्मा ग्रेटेस्ट है। अच्छा, ग्रेटेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, हम ये बात समझते हैं ना कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगता है। तो अगर ये आंसर होता तो फिर यहां पे द ग्रेटेस्ट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? पीपल हु थिंक दैट लॉ ऑफ कर्मा इज द ग्रेटेस्ट, नहीं हो सकता, यहां द नहीं लिखा हुआ। इज मोर, मोर मतलब कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, किससे कंपेयर कर रहे हैं? देन कहां है पता नहीं। पीपल हु थिंक दैट द लॉ ऑफ कर्मा इज सुप्रीम, ये हो सकता है कि लॉ ऑफ कर्मा जो है सबसे ऊपर है। लॉ ऑफ कर्मा इज मोस्ट, फिर सभी बात है, सुपरलेटिव डिग्री तो द लगाओ, आंसर तो यही होगा। मे फील दैट वन इज डेस्टिन्ड टू गेट समथिंग, he will always get it whether he strives for it or not। बट एक अनुभव में ये कहता है, एक्सपीरियंस हमें ये कहता है कि रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे एक्शन के। ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क नेवर गो अनरिवॉर्डेड, ऑनेस्टी, ईमानदारी और हार्डवर्क जो है वो कभी भी अनरिवॉर्डेड नहीं जाती। एंड डैश एंड इविल डीड्स, क्या आपको यहां पे दिख रहा है एंड का इस्तेमाल? एंड का मतलब क्या है कि यहां पे जो नाउन यूज किया गया, यहां पे भी उसी सेंस का नाउन यूज किया जाएगा। ये एंड जो कंजंक्शन है ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है, ये एंड जो कंजंक्शन ये दो नाउन को जोड़ रहा है आपस में। तो इविल डीड्स मतलब गलत काम, तो यहां पे भी कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड होना चाहिए ना। तो लिखा हुआ है कि ऑनेस्टी और ईमानदारी जो है वो बिना इनाम के कभी नहीं जाती, और फेयरनेस और गलत काम, फेयरनेस और गलत काम ये तो उल्टा हो जाएगा फिर। बैडली ये तो एडवर्ब है, हमें नाउन चाहिए। डिसऑनेस्टी एंड इविल डीड्स, ऑनेस्टी का उल्टा डिसऑनेस्टी, मतलब बेईमानी और गलत काम, ये हो सकता है। हॉरिबली एडवर्ब है, नहीं हो सकता, हमें नाउन चाहिए था। आंसर कौन सा होगा? डिसऑनेस्टी, कि बेईमानी और गलत काम जो है वो कभी भी डैश नहीं जाते, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाते, मतलब हमेशा उनका कोई ना कोई अच्छा फल मिलता है, तो चलो बेईमान बन जाते हैं, सेंस नहीं है। कह रहा है वाइल, वाइल का मतलब क्या होता है? वाइल का मतलब होता है समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, कोई ऐसी चीज जो बड़ी बुरी हो,
ठीक है, तो लिखा हुआ है कि बेईमानी और गलत काम जो है वो कभी बुरी नहीं जाती, कोई सेंस नहीं है। वो कभी अनपनिश्ड नहीं जाती, मतलब बिना सजा के आप कभी नहीं छूटोगे, आपको हमेशा सजा मिलेगा उससे जब भी आप गलत काम करोगे, इसका सेंस बन रहा है। विल नेवर गो पनिश्ड, मतलब गलत काम और बेईमानी भर भर के करो, कभी सजा मिलेगी ही नहीं, ये भी नहीं है। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। बढ़ेंगे अपने लास्ट पैसेज की तरफ इस वीडियो के। अगर आप यहां तक बने हो और आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो जल्दी से क्या करना है, फिर से वही वाला काम जो बार बार बोलता हूं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। कहां शेयर करोगे? जिस भी लाइब्रेरी में पढ़ते हो सब दोस्तों से शेयर करो, और जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में हो वहां शेयर करो, टेलीग्राम ग्रुप में हो वहां शेयर करो, सोशल मीडिया में जहां पे भी हो वहां शेयर करो। साथ ही साथ में व्हाट्सएप करना अपने सारे फैमिली एंड फ्रेंड्स को जो लोग भी रिलेटेड है इंग्लिश के साथ, और अगर बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आ जाओ लास्ट पैसेज पे। जब तक मैंने ये बकवास करी मैं उम्मीद करता हूं आपने पॉज करके क्वेश्चन बना लिया था। तो क्या लिखा हुआ है? गांधी डैश फादर ऑफ द इंडियन नेशन प्रैक्टिस्ड अहिंसा इन हिज पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ। लिखा हुआ है गांधी जो कि फादर ऑफ द इंडियन नेशन है, भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, उन्होंने अहिंसा प्रैक्टिस की है अपने पूरे पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ में। He firmly believed that non-violence is not meant merely for monks, saints and priests. लिखा हुआ है उनका ये मानना था और इस बात पे पूरा भरोसा वो करते थे कि जो अहिंसा है ना वो सिर्फ पुजारियों के लिए, संतों के लिए, साधुओं के लिए, इनके लिए नहीं है। इट इज फॉर कॉमनर्स टू, ये आम आदमी के लिए भी है। इफ वायलेंस इज द लॉ ऑफ द डैश बीस्ट्स, लिखा है कि बीस्ट मतलब होता है राक्षस। अगर वायलेंस जो है, अगर हिंसा जो है वो कानून है डैश राक्षसों का, नॉन वायलेंस इज द लॉ ऑफ द सिविलाइज्ड ह्यूमन स्पीसीज, तो अहिंसा जो है वो इंसानों के, सभ्य इंसानों का कानून है। मतलब यहां पे सेंटेंस को कॉन्ट्रास्ट वे में लिखा गया है कि अगर हिंसा राक्षसों का कानून है तो अहिंसा जो सिविलाइज्ड है, जो सभ्य इंसान है, इंसानी प्रजातियां हैं, उनका लॉ है। द स्पिरिट ऑफ द ब्रूट इज इनएक्टिव, लिखा हुआ है कि ब्रूट मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत वायलेंट हो, ठीक है, उग्र जिसे कहते हैं। तो लिखा है कि अगर एक ब्रूट व्यक्ति की आत्मा, अगर एक वायलेंट व्यक्ति की आत्मा बहुत इनएक्टिव है, एंड सो ही नोज नो लॉ, उसे कानून नहीं पता, ही नोज ओनली फिजिकल माइट, उसे सिर्फ फिजिकल शक्ति का पता है। ये कह रहा है कि जो एक जो वायलेंट इंसान होता है ना वो अंदर से मर चुका होता है, मतलब उसकी समझ मर चुकी होती है और उसे सिर्फ शक्ति नजर आती है। द डिग्निटी ऑफ अ मैन रिक्वायर्स ओबीडियंस टू हायर लॉ, लेकिन एक व्यक्ति की जो डिग्निटी है, एक व्यक्ति का जो सम्मान है, वो एक ऊपर के कानून को फॉलो करता है। वो एक अंदर, मतलब अपने अंदर जो आत्मा होती है उसके कानून को फॉलो करता है। टू द स्ट्रेंथ ऑफ द स्पिरिट, अपने आत्मा के को, मतलब की जो ताकत है वो उसको सर्व करता है, वो किसी फिजिकल माइट को सर्व नहीं करता। गांधी सेड अहिंसा टू गांधी meant that one should love all men even dash enemies। गांधी जी के लिए अहिंसा का मतलब यह था कि एक व्यक्ति को हर किसी से प्यार करना चाहिए, दुश्मनों से भी। एंड द एक्सप्रेशंस ऑफ लव अहिंसा शुड बी इन सच अ मैनर दैट इट इंप्रेसेस इटसेल्फ इंडेलिबली अपॉन द सो कॉल्ड एनिमी। लिखा है कि और जो एक्सप्रेशन है ना लव का अहिंसा में, ये इस तरीके से लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो किसी के भी दिल में एक इंडेलिबल वन वर्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, माफ कीजिएगा। इंडेलिबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, ऐसी कोई चीज जिसे मिटाया ना जा सके, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे? डिलीट में डेल होता है ना, यहां पे भी डेल है, सो जिसे डिलीट ना किया जा सके, जिसे मिटाया ना जा सके, ठीक है, सो वो इंडेलिबल है, ठीक। तो कह रहा है कि अहिंसा इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, प्यार इस तरीके से दिखाना है कि वो किसी के अंदर से कभी मिटे ही ना, आपके दुश्मन के अंदर से भी ना मिटे। एंड देन द एनिमी मस्ट रिटर्न दैट लव, और इस हद तक अपने दुश्मनों से प्यार कीजिए कि दुश्मन मजबूर हो जाएं आपको प्यार करने के लिए। इट इज अ प्रैक्टिकली डैश फिलोसॉफी, ये एक प्रैक्टिकली डैश फिलोसॉफी है गांधी जी की। गांधी जी वॉज रियलिस्ट, गांधी जी एक रियलिस्ट व्यक्ति थे, मतलब प्रैक्टिकल व्यक्ति थे। ही बिलीव दैट नॉन वायलेंस प्रोवाइड्स द फुलेस्ट प्रोटेक्शन टू वन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। उनका यह मानना था कि अहिंसा जो है ना वो किसी भी व्यक्ति का जो आत्मसम्मान है या जो उसके अंदर का सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो उसके अंदर का मजाक का सेंस है, उसका फुल प्रोटेक्शन करता है। इट वोंट वर्क इन द डिफेंस ऑफ डैश गेन्स एंड इमोरल एक्ट्स, वो किसी गलत काम का या डैश गेन्स के डिफेंस में कभी काम नहीं करेगा अहिंसा। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम स्मगलर हो और तुम अहिंसा फॉलो कर रहे हो, तुम अपनी स्मगलिंग छुपाने के लिए अहिंसा की मदद नहीं ले पाओगे।
He called his marches off when people indulged in violence during protest of India's freedom, protest for India's freedom. लिखा हुआ है कि ऐसा होता था कि जब वो मतलब स्ट्राइक करते थे या कोई मार्च करते थे और कहीं उन्हें पता चलता था कि वायलेंस जो है वो हो गया है, तो वो उसे कैंसिल कर देते थे, वो अपने सेरेमनीज कैंसिल कर देते थे, वो अपने सेमिनार्स कैंसिल कर देते थे. His faith in ahimsa played an influential role in enabling the creation of an independent India in 1947. उनकी जो अहिंसा थी ना, उनका जो भरोसा था अहिंसा के ऊपर, उसने बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले किया 1947 में आजादी दिलाने में, विथ मिनिमम ब्लड शेड, ब्रेकिंग द शैकल्स फ्रेम्ड बाय द ब्रिटिश. बहुत कम खून बहा के उन्होंने वो पिंजड़ा तोड़ा जो कि अंग्रेजों ने बनाकर रखा था हमारे भारत देश के ऊपर. ठीक है, अब टोन क्या है भाई साहब? टोन तो पॉजिटिव है. किसके बारे में बात की जा रही है? गांधी जी और उनके अहिंसा के थियरी और उनके अहिंसा के प्रैक्टिस के बारे में. ठीक है, आ जाओ एक एक करके फिलअप करते हैं. लिखा है गांधी जी डैश फादर ऑफ इंडिया, इंडियन नेशन. अ फादर ऑफ इंडियन. देखो अ का इस्तेमाल कहां किया जाता है? अ का मतलब होता है जब आप किसी चीज को इन जनरल बोलना चाह रहे हो और वो संख्या में बहुत है. जैसे अ बॉय, बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से मैं किसी एक को बोल रहा हूं तो मैं अ बॉय बोलूंगा. क्या ऐसा है कि भारत के 15-20 स्वतंत्रता सेनानियों को भारत का पिता घोषित किया गया, फादर ऑफ इंडियन नेशन घोषित किया गया? नहीं, एक ही तो है महात्मा गांधी. इसका मतलब ए तो नहीं हो सकता. अब क्या है? गांधी फॉर फादर ऑफ द इंडियन नेशन. गांधी भारत के राष्ट्रपिता के लिए, सेंस नहीं है. गांधी द फादर ऑफ इंडियन नेशन, ये हो सकता है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को स्पेसिफिक बताना चाहते हैं, किसी चीज को हम हाईएस्ट लेवल का बताना चाहते हैं, तो हम वहां पे द लगाते हैं. तो गांधी द फादर ऑफ इंडियन नेशन, ये हो सकता है. गांधी एन फादर, ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. फादर एफ कॉन्सोनेंट का साउंड से स्टार्ट है, एन नहीं ले सकता अपने आगे. चलो ये तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग. लिखा है कि प्रैक्टिस अहिंसा इन हिज पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ. ही फर्मली बिलीव्ड, उनका ये मानना था कि नॉन वायलेंस जो है वो केवल मंक, सेंट्स और प्रीस्ट के लिए नहीं है, ये कॉमनर्स के लिए भी है. इफ वायलेंस इज द लॉ ऑफ द डैश बीस्ट्स, अगर ये कानून है, वायलेंस जो है अगर वो कानून है डैश बीस्ट का, कौन से बीस्ट का? अलाइव बीस्ट्स, लाइफ बीस्ट्स, फॉरेस्ट लिविंग बीस्ट्स, फॉरेस्ट लिव बीस्ट्स. कह रहा है कि अगर वायलेंस जो है ना वो जिंदा राक्षसों का कानून है, कोई सेंस है? लाइफ नाउन है, बीस्ट्स नाउन था, हमें यहां एडजेक्टिव चाहिए था भाई साहब. कैसे बीस्ट है? डैश बीस्ट है, इसका मतलब एडजेक्टिव होना चाहिए. लाइफ तो नाउन होता है, नहीं हो सकता. लाइफ बीस्ट कुछ नहीं होता. फॉरेस्ट लिविंग बीस्ट, अगर वायलेंस जंगल में रह रहे जानवरों का कानून है, या फॉरेस्ट लिव्ड बीस्ट, कह रहा है कि अगर ये जंगल में रह के आए राक्षसों का या जानवरों का कानून है. आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 3. हम लोग क्या कहते हैं कि वायलेंस कहां का कानून है? जानवरों का. ऐसे जानवर जो जंगल में रह रहे हैं ना, उनके लिए वायलेंस ही एक रास्ता है. इसका मतलब जंगल में रह रहे बीस्ट की बात हो रही है, जंगल में रह चुके बीस्ट की बात नहीं हो रही. आंसर क्या होगा? फॉरेस्ट लिविंग बीस्ट्स. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. द स्पिरिट ऑफ द ब्रूट इज इनएक्टिव एंड सो, मतलब जो एक कठोर दिल का व्यक्ति है, जो वायलेंट व्यक्ति है, उसके लिए एक ही चीज जरूरी है, उसकी ताकत. लेकिन जो एक ऐसा व्यक्ति जो अहिंसा फॉलो करता है, वो सिर्फ अपने अंदर की आत्मा के लिए आंसरेबल होता है, उसकी ताकत वहां से आती है. अहिंसा टू गांधी जी, गांधी जी के लिए अहिंसा meant that, उसका ये मतलब था वन शुड लव ऑल. एक व्यक्ति को, यहां वन यूज किया गया, किसी व्यक्ति को सबसे प्यार करना चाहिए. इवन डैश एनिमीज, इवन इट्स एनिमीज. इट्स तो निर्जीव चीज के लिए होता है, नहीं हो सकता. इवन हर एनिमीज. अच्छा, ये रूल आपने क्या प्रोनाउन में पढ़ा है कि अगर हम वन यूज करते हैं तो आगे हमेशा वंस यूज होता है? ये वाला पढ़ा है ना कि वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स. हिज पेरेंट्स नहीं हो सकता, हर पेरेंट्स नहीं हो सकता. ये वाला तो पढ़ा है, इसका मतलब आंसर तो यही होगा. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. वन शुड लव ऑल, इवन वंस एनिमीज. एंड द एक्सप्रेशन ऑफ लव अहिंसा शुड बी इन सच अ मैनर दैट इट इंप्रेसेस इटसेल्फ इंडेलिबली अपॉन द सो कॉल्ड एनिमी, एंड देन द एनिमी must return that love. It is a practically dash philosophy. It is a practically what philosophy? It is a practically proof philosophy. अच्छा, यहां पे तो कोई एडजेक्टिव होना चाहिए ना, कोई एडजेक्टिव होना चाहिए. फिलोसॉफी कैसा है? फिलोसॉफी डैश है, अच्छा है, बुरा है. अब मैं गुड फिलोसॉफी बोलूं, बैड फिलोसॉफी बोलूं, है तो सारे एडजेक्टिव. गुड बोलूं कि बैड बोलूं, तो यहां पे कोई एडजेक्टिव होना चाहिए था. प्रूफ वर्ब होता है, प्रूफ नाउन होता है. इन केस यू डोंट नो, प्रूफ नाउन होता है, प्रूफ वर्ब होता है. तो लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकली प्रूफ फिलोसॉफी, वर्ब तो नहीं हो सकता. इट इज अ प्रैक्टिकली प्रूवन फिलोसॉफी. देखो, इन केस यू डोंट नो, ये वाला चीज नोट कर लेना, कभी कभी बहुत काम आता है. PROV, प्रूव मतलब होता है कोई चीज साबित करना. इसके दो V2 या V3 बनते हैं. एक बनता है प्रूवन,
एक बनता है प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड का इस्तेमाल आमतौर पर वहां करते हैं जहां पे आप इस वर्ड को एज अ वर्ब यूज करना चाह रहे हो। किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गया, आप इसे एज अ वर्ब यूज करना चाह रहे हो, प्रूव्ड यूज करो। प्रिफरेबली प्रूवन यूज होता है जहां पे आप इसको एज अ पार्टिसिपल यूज करते हो। कहने का मतलब यह है जहां पे आप उसको एज एन एडजेक्टिव यूज करते हो। जैसे उसने थियोरम प्रूव कर दिया, ही हैज प्रूव्ड द थियोरम या प्रूवन द थियोरम। आंसर है प्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रिफरेबली हम यहां पे प्रूवन को प्रीफर करेंगे, इसीलिए क्योंकि हम यहां पे उसको एज अ मेन वर्ब यूज करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं किसी थियोरम के बारे में बोल रहा हूं कि यह पहले से साबित थियोरम है, इट इज अ प्रूवन थियोरम या इट इज अ प्रूव्ड थियोरम। आंसर है ज्यादा जो मतलब सटीक है, या ज्यादा हम प्रेफरेंस देंगे प्रूवन थियोरम को, क्योंकि हम यहां पे थियोरम को क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव ढूंढ रहे हैं। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं बेसिकली कि प्रूफ के दो V3 बनते हैं, प्रूवन भी बनता है, प्रूफ भी बनता है। जब आप एडजेक्टिव डिमांड करेगा सेंटेंस ना, तो प्रूवन को प्रीफर करना। जब ये वर्ब यू डिमांड करेगा तो हमेशा प्रीफर कीजिएगा प्रूव्ड को। ठीक है, यहां पे क्या था, एक फिलोसॉफी की बात हो रही थी, हमें एडजेक्टिव चाहिए था। यहां पे प्रूवन यूज्ड है कि ये प्रूवन फिलोसॉफी। ठीक तो लग रहा है, प्रूविंग वर्ब है। अप्रूव्ड फिलोसॉफी क्या, किसी से परमिशन मांगेंगे क्या? एक ही बच रहा है, प्रूवन फिलोसॉफी। गांधी जी रियलिस्टिक थे, उनका मानना था, वो बिलीव करते थे इस बात पे कि नॉन वायलेंस जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेंस ऑफ ह्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। ये काम नहीं करता, इट वोंट वर्क इन द डिफेंस ऑफ डैश गेन्स एंड इमोरल एक्ट्स। अगेन यहां पे एंड जो है ये दो चीजों को आपस में जोड़ रहा है, एक तो इमोरल एक्ट्स को जोड़ रहा है और यहां पे गेन्स के साथ जो भी वर्ड आएगा उसको जोड़ रहा है। अगर ये इमोरल एक्ट्स नेगेटिव है तो यहां पे भी कोई नेगेटिव वर्ड आना चाहिए। दूसरा, यहां लिखा था इट वोंट वर्क, ये काम नहीं करेगा। जब इसके पहले वाले सेंटेंस में हमने देखा था कि नॉन वायलेंस पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है किसको, सेल्फ रिस्पेक्ट को, अच्छी क्वालिटी को, और सेंस ऑफ ह्यूमर को, अच्छी क्वालिटी को। लेकिन ये काम नहीं करेगा खराब क्वालिटीज में। कौन से खराब क्वालिटीज का जिक्र किया गया? इमोरल एक्ट को और डैश गेन्स को। तो खराब वाला ढूंढ रहे हैं। रिलेवेंट गेन्स को, जो गेन्स रिलेटेड है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। मोरल गेन्स को, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छे पैसे कमाओगे तो क्यों नहीं आपका नॉन वायलेंस जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। इल विल को, इल विल मतलब खराब इच्छा से पाया गया गेन। इल विल गेन्स कुछ नहीं हो सकता ये, क्योंकि विल जो है ये नाउन है। आप यहां पे एडजेक्टिव ढूंढ रहे थे, इल गॉटन गेन्स हो सकता है ना, कि ये बहुत खराब तरीके से कमाया गया पैसा, कि ये काम नहीं करेगा जहां पे आपने खराब तरीके से पैसे कमाए हैं, गलत काम करके पैसे कमाए हैं। इल गॉटन गेन्स हो सकता है। उम्मीद करता हूं ये जो सेशन रहा ये भी आपके लिए प्रोडक्टिव रहा, इंफॉर्मेटिव रहा। आपको मजा आया पढ़कर, सीखने को मिला पढ़कर। अगर ऐसा है तो अगेन ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर पहली बार चैनल विजिट कर रहे हो, प्लेलिस्ट में जाना। सीजीएल का अलग प्लेलिस्ट है, सीएचएसएल का अलग प्लेलिस्ट है, सीपीओ का अलग प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। जाओ देखो, एंजॉय करो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।